तो कैसे हैं आप लोग। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कार्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मुझसे जरूर आज पूछेंगे कि सर कब तक स्वागत करते रहेंगे। आज संविधान सभा के 7वें सत्र का अंतिम दिन है। 4 नवंबर 1948 से लगाकर 8 जनवरी 1949। जो 4 नवंबर को जब शुरू किया तो सोचा भी नहीं था कि हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। 4 नवंबर 1948 से लगाकर 8 जनवरी 1949 यानी 2 महीने से अधिक का समय और 36 दिन बैठ के आयोजित हुई। आज 36वां दिन है। सोच भी नहीं सकते थे। रियली में ये बात सही है, क्योंकि इन 36 दिनों में, इन 2 महीनों में देखिए आप, दिवाली भी आई। इन 2 महीने में राजस्थान में एक बहुत बड़ा पर्व यानी इलेक्शन भी आया, विधानसभा चुनाव भी आए, सर्दियों की छुट्टियां भी आई, सर्दियां भी आई, कड़ाके की सर्दियां भी आई। लेकिन आप जुटे रहे, आप अड़े रहे, आप डटे रहे और आपकी वजह से ही ये सब चीजें हो पाई। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। सोचा नहीं था कि संविधान सभा के इस तरह से बैठ के हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जब पहले कभी ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई वर्कशॉप आयोजित करते थे तब हम 1 घंटे का, सवा घंटे का करते थे और हम ये सोचते थे यार 1 घंटे तक देखते रहना, 1 घंटे तक बोलते रहना, कितना कठिन कार्य होता होगा। लेकिन जब 9 दिसंबर 2021 को संविधान सभा के पहला सत्र, जो 9 दिसंबर 1946 को जब हुआ, उसकी जब बैठक हमने आयोजित की तो सोचा नहीं था कि प्रथम सत्र पूरा कर पाएंगे। लेकिन प्रथम सत्र भी पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वें में ज्यादा कठिनाई आई नहीं, छठा, और फिर अब 7वां सत्र का अंतिम दिन है। आज 36वां दिन है। 2 महीने से अधिक। बिल्कुल ये सब जुनून की वजह से हुआ। ये जुनून आपका है भाई, ये जुनून आपका है। ये यूट्यूब के साथियों का और जूम के साथियों का जुनून है। मैं तो इस जुनून में केवल और केवल नू, बाकी जुनून आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जूम और यूट्यूब के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यूट्यूब के साथी जरूर ये प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि कई बार नए नए लोग साथी जुड़ते रहते हैं। मैं उनको बता देता हूं, 8 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा 8 जनवरी 2024 को हम लोग करने वाले हैं। तो सब लोग आप बढ़िया है, एकदम ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग ठीक है। और सर्दियाँ जिस तरह से पड़ रही है, आज मैं सुबह सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि 7 डिग्री टेम्परेचर और डाउन होने वाला है। तो मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि अभी तक तो मेरे मित्र रजाई ओढ़ कर देख रहे थे इस कार्यक्रम को, फिर क्या करेंगे, रजाई भी ओढ़ेंगे, पास में अलाव भी लगाएंगे और इस प्रकार से कार्यक्रम देखते होंगे, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। तो राम मेघवाल जी, पूजा रानी जी, प्रेम चौधरी जी, पिंटू जयपाल जी, अंकुश जी, संजय गुर्जर साहब, शोभा कुमारी जी, रवि रंजन जी, यूट्यूब के जो साथी हैं ये लगातार हमसे जुड़े हुए रहते हैं। और जूम के साथियों का तो खैर कहना ही क्या, वे तो अपने नाम और अपने मतलब अपनी तस्वीर के साथ जुड़े रहते हैं, इवन वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं। तो मीटअप कब रख रहे हो गुरु जी? वाह, मीटअप भी रखनी चाहिए। एक बार 12 सत्र तो होने दीजिए, मीटअप भी कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। 12 सत्र होना बहुत जरूरी है और 12 सत्र के लिए 1 साल की और ताकत चाहिए, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो 12वां अधिवेशन, जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक है, उस तक पहुंचने के लिए अपने को 24 जनवरी 2025 तक जाना पड़ेगा। यानी लगभग 12 साढ़े 12 महीने और मीटअप का इंतजार करना होगा। आज संविधान सभा में क्या हुआ, आज संविधान सभा के 7वें सत्र में क्या हुआ, ये आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे। मैं पहले से बता देता हूं, आज एक ऐसा प्रस्ताव लाया जाने वाला है जिस पर जबरदस्त वाद विवाद होगा संविधान सभा में। प्रस्ताव संविधान सभा के उपाध्यक्ष, जो कि उस समय सभापतित्व का कार्य देख रहे हैं, उनके द्वारा लाया जाएगा। प्रस्ताव ये लाया जा रहा है कि हमारा जो देश, जहां संविधान निर्माण का कार्य चल रहा है, उस दौरान ही हम मतदाता सूचियां बना लें और मतदाता सूचियां बनाकर 1950 के आसपास चुनाव की तैयारी करने के संदर्भ में एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। प्रस्ताव जैसे उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा लाने की कोशिश की जाएगी, संविधान सभा के कुछ सदस्य उनका विरोध करेंगे। विरोध ये करेंगे कि सर आप इस तरह का प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष जब प्रस्ताव लाता है, जब सभापति जब प्रस्ताव लाता है, तो उसके ऊपर वाद विवाद नहीं हो सकता, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्ताव जिस तरह से लाया जा रहा है, उस प्रस्ताव की जो भाषा है उससे
संविधान निर्माण का डायरेक्टली किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रस्ताव की जो भाषा है, प्रस्ताव में जो कंटेंट है, उस प्रकार का प्रस्ताव संसद को लाना चाहिए। संविधान सभा के कुछ सदस्य कहेंगे कि इस प्रकार का प्रस्ताव संविधान सभा में नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि हम संविधान के निर्माण का काम कर रहे हैं, हम कोई विधि निर्माण का कार्य नहीं कर रहे। इस प्रकार के तर्क आएंगे। जब ज्यादा विरोध बढ़ जाएगा तो एक बार तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी साहब, जो संविधान सभा का सभापतित्व कर रहे हैं, एक बार तो वो प्रस्ताव रख ही देंगे कि नहीं नहीं मैं तो रखूंगा ही रखूंगा। रख देंगे तो फिर विरोध होगा, फिर आखिर में उनको अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ेगा। फिर संविधान सभा के एक मेंबर प्रस्ताव लेकर आएंगे कि ये प्रस्ताव इस तरह से, क्योंकि अध्यक्ष जो सभापतित्व करता है, जो सभापतित्व के दायित्व का निर्वहन करता है, वो अगर प्रस्ताव लाता है तो उनके ऊपर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होता है, किसी प्रकार का संशोधन नहीं लाया जा सकता है। इस वजह से फिर संविधान सभा के एक मेंबर उसी प्रस्ताव को वापस लेकर आएंगे। वो प्रस्ताव क्या है, किस तरह के वाद विवाद है, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे और अंत में एक अनुच्छेद पर चर्चा होगी, मुश्किल से 10 मिनट की। वो चर्चा केवल 10 मिनट की होगी, लेकिन आज पूरा दिन उसी प्रस्ताव में बीत जाएगा। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। संविधान सभा का आज 7वें सत्र का अंतिम दिन है। 8 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो YouTube के जो नए नए साथी जुड़े हैं उन सबको मैंने सुप्रभात कह दिया है। अब सीधा आ जाइए मीटिंग पर कि आज क्या क्या हुआ। ये देखिए 8 जनवरी 1949 है, उस दिन वार शनिवार है, हमारे यहाँ पर वार सोमवार है। अब तो संविधान सभा की बैठकें इतनी मस्तिष्क में हावी हो गई है कि मालूम नहीं पड़ता कि आज सोमवार है कि शनिवार है। आज सोमवार है लेकिन उस दिन शनिवार था, तो कई बार चकरा जाता है कि पता नहीं क्या कौन सा है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, मतदाता सूचियां तैयार करने का प्रस्ताव लिखा हुआ है 2387 से 2454, यानी लगभग 60 से ज्यादा पेजेस आज इस प्रस्ताव पर चर्चा में ही बीतने वाले। 60 से ज्यादा पेजेस। इसके बाद में लिखा संविधान का मसौदा जारी, आर्टिकल 149 पर चर्चा होगी, आर्टिकल 149 जो है उस पर चर्चा होगी, और उसके बारे में लिखा हुआ है 2455 से 2463, यानी केवल 8 पेजेस उस प्रस्ताव उस अनुच्छेद के बारे में। यानी आज की चर्चा का लगभग 90% हिस्सा केवल और केवल उस प्रस्ताव पर चर्चा में बीतने वाला है। तो हम चलते हैं आगे। ये 8 जनवरी 1949 वार शनिवार, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, अनिंदर कुमार मुखर्जी प्रातः 10 बजे संविधान सभा की बैठक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। मतदाता सूचियां तैयार करने का प्रस्ताव आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, कार्यवली में दिया हुआ विषय यह है कि सभापति की ओर से एक प्रस्ताव उपस्थित किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय खुद ये घोषणा करते हैं कि सभापति की ओर से एक प्रस्ताव उपस्थित किया जाएगा। फिर एच.वी. कामत साहब आते हैं जो कि मध्य प्रांत और बराड़ से हैं। हरि विष्णु कामत साहब, मैंने कहा संविधान सभा के एक बहुत ही एक्टिव मेंबर। एच.वी. कामत साहब कहते हैं, एक औचित्य संबंधी प्रश्न है श्रीमान, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आप हमें यह बताने की कृपा करें कि हमारी सभा की कार्य प्रणाली के किस नियम के अनुसार यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है। एच.वी. कामत साहब एक प्रश्न पूछते हैं उपाध्यक्ष महोदय को। वो कह रहे हैं कि एक बार आप बताइए हमें कि किस अधिकार से, किस नियम के तहत आप इस प्रकार का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। मेरी जानकारी में सभा के नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। अतः श्रीमान, हम ये जानना चाहते हैं कि किस असाधारण प्रावधान अथवा नियम के अंतर्गत इस प्रणाली को ग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि मैं पूर्ण विनम्रता के साथ ये कहूंगा कि जिस प्रस्ताव का मसौदा आज इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है वह केवल आलोचना का ही विषय नहीं है, वरन उसमें केवल मसौदा संबंधी त्रुटियों को ही नहीं बल्कि सार संबंधी त्रुटियों तक को सही करने की गुंजाइश है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप हमें ये बता दें कि क्या कोई ऐसा नियम है जिसको हम स्वीकार कर चुके हैं और जो अध्यक्ष को इस प्रकार के प्रस्ताव रखने का अधिकार प्रदान करता हो, और यह भी बतावें कि अध्यक्ष द्वारा पेश करने पर
क्या इस प्रस्ताव पर सारी आलोचना और पर्यालोचना बंद हो जाएगी? इस प्रकार का प्रश्न वो पूछते हैं एच.वी. कामत साहब। एच.वी. कामत साहब के बाद आते हैं रोहिणी कुमार चौधरी जी। रोहिणी कुमार चौधरी जी संविधान सभा के मेंबर है आसाम से। वो क्या कह रहे हैं? क्या मैं भी आपसे ये निवेदन कर सकता हूं कि आप कृपा कर इस बात पर प्रकाश डालें कि इस प्रस्ताव पर कोई संशोधन रखा जा सकेगा, क्योंकि इस प्रस्ताव में कुछ विवादास्पद विषय भी है। एच.वी. कामत साहब पहला प्रश्न करते हैं, स्पष्टीकरण चाहते हैं। उनका औचित्य प्रश्न है कि क्या अध्यक्ष के पास इस बात का पावर है कि वो इस प्रकार का प्रस्ताव रख सकते हैं। इसके बाद में रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं कि आप जो प्रस्ताव रख रहे हैं क्या उसके ऊपर संशोधन लाए जा सकेंगे, जरा मुझे बता दीजिए। ऐसा रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं। उसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब आते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब के बारे में भी मैंने बता रखा है, संविधान सभा के 7 मेंबर जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा शब्द रखे, उनमें नजरुद्दीन जी अहमद साहब भी है। वो क्या कह रहे हैं? मैं भी ये समझता हूं कि इस संकल्प में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। यदि यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जाएगा तो हमारे लिए उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत करना अथवा उस पर पर्यालोचन तक करना असंभव हो जाएगा। मैंने सर बी.एन. राव को कुछ संशोधनों का सुझाव दे दिया है। इन परिस्थितियों में यह बहुत ही अच्छा होगा कि किसी मंत्री द्वारा इस संकल्प को पेश करने दिया जाए, जिससे कि हम इस विषय पर पर्यालोचन कर सके। यह बहुत ही संतोषजनक होगा। ऐसा कह रहे हैं कौन? नजरुद्दीन जी अहमद साहब इस प्रकार की बात को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई सदस्य इस प्रकार, कोई मंत्री इस प्रकार का प्रस्ताव रखता है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा ठीक रहेगा। ये उनकी बात है। इसके बाद में आ रहे हैं श्री आर.के. सिधवा जी, जो कि मध्य प्रांत और बरार के हैं। श्रीमान, मेरा ये प्रश्न है, पूरी स्क्रीन को दिखाओ ना मुझे, टेक्निकल टीम पूरी स्क्रीन को दिखाओ, इससे मालूम रहेगा। यस, आर.के. सिधवा जी जो कि मध्य प्रांत और बरार से हैं, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सभा ऐसा संकल्प पारित करने की क्षमता रखती है जिससे आप प्रस्तुत करने वाले? गजब के चौथा प्रश्न आ गया। मैं समझता हूं कि धारा 291 के अनुसार अधिराज्य की संसद ही मताधिकार और निर्वाचन संबंधी आदेश निकाल सकती है। सिधवा जी ने बड़ा गजब का प्रश्न किया। वो कह रहे हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 291 है, इसके तहत निर्वाचन के संदर्भ में, मतदाता सूचियों के संदर्भ में खाली संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है, विधि बनाने का अधिकार है। ऐसी बात वो कह रहे हैं। श्रीमान, आपको याद होगा कि हमारे अध्यक्ष ने, मुझे ये नहीं मालूम कि किस अधिकार से, भाषावार प्रांत बनाने के विषय पर विचार करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करने का आदेश निकाला था। वो पहले की किसी बात का उल्लेख कर रहे हैं। उस पर मेरे मित्र श्री भारती ने यह दावा किया था और अध्यक्ष को यह पत्र लिखा था कि धारा 290 के अंतर्गत प्रांतों का निर्माण केवल भारतीय सरकार तथा अधिराज्य की संसद द्वारा ही किया जा सकता है। सिधवा जी का भी यही प्रश्न है कि आप जो प्रस्ताव रखना चाह रहे हो, उस प्रस्ताव पर चर्चा संविधान सभा में नहीं होती है। उस प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा संसद में होती है और हम संसद नहीं है, हम अभी संविधान निर्माण का कार्य कर रहे हैं। ऐसा आर.के. सिधवा जी कह रहे हैं। इसके बाद में पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र आ रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, अभी तक 2 विशिष्ट बातें उठाई गई है। एक मेरे माननीय मित्र श्री कामत द्वारा और दूसरी मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा द्वारा। श्री कामत ये चाहते हैं कि आप उस विशिष्ट नियम को बताएं जिसके अंतर्गत आप प्रस्ताव जारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि ये एक सुनिश्चित प्रणाली है कि कभी कभी सभा की अनुमति से अध्यक्ष प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत मैत्र अध्यक्ष के द्वारा रखे जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक विशिष्ट कार्यप्रणाली यह है कि संविधान सभा अगर अलाउ करे तो संविधान सभा के अध्यक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव रख सकते हैं। इसलिए एच.वी. कामत साहब जो तर्क दे रहे हैं उस तर्क को ठीक नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मीकांत जी मैत्र साहब का कहना यह है। हमारे समक्ष अभी हाल का एक उदाहरण है जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष पद से श्री मोहम्मद अली जीना की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव पेश किया था। वो एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी मोहम्मद अली जीना का जब निधन हो गया तो उसके ऊपर शोक प्रस्ताव पेश किया था और हमने उनको अलाउ किया था। तो जब वो प्रस्ताव पेश कर सकते हैं तो अध्यक्ष को प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है, ऐसा लक्ष्मीकांत मैत्र कह रहे हैं।
ये उदाहरण हमारे सामने और मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के रखने में अध्यक्ष के लिए कोई रुकावट नहीं है। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर अथवा कोई अन्य व्यक्ति इस प्रस्ताव को पेश करे। लक्ष्मीकांत मैत्र कह रहे हैं हालांकि टेक्निकली किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस प्रस्ताव को पेश करने में नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का प्रस्ताव पहले भी पेश किए जा चुके हैं। वो एग्जाम्पल भी देते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के निधन पर शोक संदेश भेजा गया और एक प्रस्ताव भी रखा गया। इसके बाद लक्ष्मीकांत जी मैत्र ये भी कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर या कोई अन्य सदस्य रखता तो व्यक्तिगत रूप से मुझे ज्यादा खुशी होती। फिर वो कह रहे हैं श्री सिद्धवा द्वारा उठाई गई दूसरी बात के संदर्भ में मैं समझता हूं और मुझे यह विश्वास है कि इस बात में सभा मुझसे सहमत होगी कि चूंकि यह सभा संपूर्ण सत्ता युक्त है, अतः इस संपूर्ण सत्ता युक्त सभा के मार्ग में इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करने में कोई रुकावट नहीं। सिद्धवा जी ने प्रश्न किया कि क्या आपके द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाएगा उस पर हम संशोधन रख सकेंगे, क्योंकि संविधान सभा का कोई सदस्य अगर इस प्रकार का प्रस्ताव लाता तब तो हम संशोधन रख सकते थे, लेकिन आप श्री जब स्वयं रख रहे हैं तो क्या हम संशोधन ला सकते हैं? तो लक्ष्मीकांत मैत्र जी कह रहे हैं कि श्री सिद्धवा जी को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संविधान सभा के सदस्य को इस बात का अधिकार है कि वो उसके ऊपर संशोधन रख सके। फिर वो कह रहे हैं यह सत्य है कि संविधान सभा के रूप में संसद के रूप में इस संविधान सभा को इस प्रकार का आदेश पारित करने की क्षमता है, परंतु संविधान निर्माण सभा के रूप में संविधान सभा को विधायी परिषद के रूप में अपेक्षा अधिक वृहत और व्यापक अधिकार है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है और प्रांतीय सरकारों को आगामी निर्वाचनों से संबंधित आवश्यक प्रारंभिक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त करने का संकल्प को पारित करना इस सभा की कार्य क्षमता के पूर्णतः अंतर्गत है, ऐसी वो बात कह रहे हैं। अतः मैं समझता हूं कि दूसरी बात जिसे श्री सिद्धवा ने उठाया उसमें कोई महत्वपूर्ण सार नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान सिद्धवा ने भाषावार प्रांत निर्माण करने के कमीशन की नियुक्ति के संदर्भ में प्रश्न उठाया था। लक्ष्मीकांत मैत्र कह रहे हैं कि हालांकि भाषा के निर्माण के संदर्भ में उनको करना ही नहीं चाहिए था, ऐसी बात कह रहे। जैसे ही लक्ष्मीकांत मैत्र जी ने यह कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मोहम्मद अली जिन्ना के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित करवाया था, शोक प्रस्ताव रखा था, तो एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। हरि विष्णु कामत साहब कह रहे हैं, हरि विष्णु कामत साहब कह रहे हैं, श्रीमान एक व्याख्या संबंधी बात मैं केवल यही कहूंगा कि शोक प्रस्ताव और इस प्रकार के प्रस्ताव रखने में जमीन आसमान का अंतर है। एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि आप किस प्रकार के प्रस्ताव की चर्चा कर रहे हैं? शोक प्रस्ताव और यह प्रस्ताव में जमीन आसमान का अंतर है। शोक प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्ताव होता है, एक रूटीन टाइप का प्रस्ताव होता है, जबकि यह प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा एचवी कामत साहब ने संविधान सभा की चलती हुई बहस में इंटरवीन करते हुए कहा। यह बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में आए आरवी धुलेकर साहब, जो कि संयुक्त प्रांत से है। आरवी धुलेकर साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान मैं ये निवेदन करता हूं कि एक सर्वसत्ता युक्त सभा संसद को आदेश दे सकती है। ये संविधान सभा अपने विधायी पक्ष को इस संशोधन के पारित करने का आदेश दे सकती है और इस प्रकार हम उस कठिन स्थिति से मुक्त हो सकते हैं जो इस समय उत्पन्न हो गई है। यदि अध्यक्ष द्वारा यह संशोधन पेश किया जाता है तो एक और तो यह कठिनाई आ जाती है कि संशोधन पेश नहीं किए जा सकते, और दूसरी ओर यह आपत्ति है कि इस समय हम यहां पर विधायी सभा के रूप में नहीं बैठ रहे। क्या गजब की बात आरवी धुलेकर साहब ने कही है। वो क्या कह रहे हैं, यदि अध्यक्ष द्वारा यह संशोधन पेश किया जाता है तो एक और तो यह कठिनाई आ जाती है कि संशोधन पेश नहीं किए जा सकते, और दूसरी आपत्ति यह है कि हम संसद नहीं है, हम संविधान निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव जो रखे जाते हैं वो संसद में रखे जाते हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कौन? आरवी धुलेकर साहब, जो कि संविधान सभा के एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है। वो कह रहे हैं हम कोई संविधान का निर्माण कर रहे हैं, हम कोई सामान्य विधि निर्माण का कार्य नहीं कर रहे। अतः मैं दो मार्ग बताऊंगा और उनमें से किसी एक का अनुसरण किया जा सकता है। धुलेकर साहब सुझाव दे रहे हैं कि मेरे पास दो रास्ते हैं, उनमें से किसी एक रास्ते को अपनाया जाए तो ऐसी स्थिति में हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। वो क्या कह रहे हैं, या तो इस प्रस्ताव को संविधान सभा के विधायी पक्ष को भेज दिया जाए, यानी ये जो प्रस्ताव है वो
संविधान सभा जो संसद के रूप में काम कर रही है उसको दे दिया जाए, या तो यह हो सकता है, और या फिर हम परिषद को 1 या 2 दिन के लिए अथवा केवल 1 दिन के लिए संविधान निर्माण की जगह पर विधि निर्माण करने वाली संस्था के रूप में परिणित कर दे। धुलेकर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, या तो इस प्रस्ताव को हम वैसा का वैसा संसद के पास भेज दे, या फिर ये जो संविधान सभा है उस संविधान सभा को ही हम संसद बना ले 1 दिन के लिए और हम इस प्रस्ताव पर चर्चा कर ले। हम ये कह दें कि अभी हम संविधान निर्माण का कार्य नहीं कर रहे, अभी हम संसद के रूप में कार्य कर ले, तो फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा आर.वी. धुलेकर साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे। इसके बाद आते हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये पूर्वी पंजाब से हैं, संविधान सभा के बड़े एक्टिव मेंबर है, बहुत एक्टिव सदस्यों में से इनका नाम आता है, ठाकुरदास भार्गव जी का नाम। और मैंने जब कल चर्चा की थी तब भी आपको यह बताया था कि जो जनगणना किस आधार पर की जाएगी, उस चर्चा में भाग लेते हुए पंडित ठाकुरदास भार्गव ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप 1941 की जब जनगणना करो तो कम से कम पंजाब के संदर्भ में यह बात लागू मत करना, क्योंकि भारत के विभाजन के फलस्वरूप पंजाब में बड़ी संख्या में शरणार्थी आए हैं। बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी आने की वजह से 1941 की पंजाब की जो जनसंख्या थी और वर्तमान पंजाब की जो जनसंख्या, उसमें बड़ा अंतर है। ठाकुरदास भार्गव साहब ने ऐसी बात कही थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं आज इस विषय पर? श्रीमान, जहां तक प्रस्ताव के गैर कानूनी होने का प्रश्न है, इस संबंध में मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पेश करने की अध्यक्ष को पूर्ण क्षमता है। लीजिए, ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं कि अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को पेश करने की पूर्ण क्षमता है। ये एक संपूर्ण सत्ता युक्त संस्था है और मैं नहीं समझ पाता हूं कि अध्यक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव क्यों नहीं पेश कर सकते। मैं केवल यह चाहता हूं कि सभा इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या यही उपयुक्त मार्ग है। सामान्यतया अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रस्ताव रखे जाते हैं जिन पर वाद विवाद किए जा सकते हैं या वाद विवाद की आवश्यकता नहीं होती। पर मेरी कठिनाई तो यह है कि इस प्रस्ताव में बड़े ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं और स्वयं मैंने इस पर 2 संशोधन रखे हैं, ऐसा ठाकुरदास भार्गव जी कह रहे हैं। खंड 4 के संदर्भ में मेरा संशोधन द्वारा इस बात का प्रयास किया गया है कि शरणार्थियों को अपने इरादे इत्यादि की घोषणा कर लेने के लिख देने के उत्तरदायित्व से ना लादा जाए और उनको ऐसा आदेश ना दिया जाए। जैसे ऐसा बोल रहे होते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भाई आप क्यों ये सब बातें अभी बता रहे हैं, अभी प्रस्ताव रखा ही नहीं गया तो आप जो संशोधन रखे जाने वाले उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय ठाकुरदास भार्गव जी को कह रहे हैं। तो फिर ठाकुरदास भार्गव जी वापस आते हैं, क्या बोल रहे हैं? श्रीमान, मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं, वरन मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि अध्यक्ष द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया जाता है तो अन्य कोई संशोधन पेश नहीं होने दिया जाएगा। मैं उन लोगों की उत्सुकता को भली प्रकार समझता हूं जो 1950 में निर्वाचन करवाना चाहते हैं और मैं भी इसी विचार का हूं कि जितना जल्दी हो सके देश में चुनाव करवाया जाए, क्योंकि जनता वेट कर रही है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, जनवरी 1949 चल रहा। मैं भी समझता हूं कि चुनाव कराना बहुत जरूरी है और देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है। लेकिन सर, सवाल यह है कि अगर आप प्रस्ताव रखोगे तो हम संशोधन रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा ठाकुरदास भार्गव साहब अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है तो हम संशोधन पेश नहीं कर सकेंगे और खंड 3 और खंड 4 के बारे में कुछ नहीं कह सकेंगे। अतः अनुग्रह पूर्वक श्री धुलेकर के सुझाव को स्वीकार किया जाए और इस विषय को विधायी पक्ष को भेज दिया जाए, अर्थात संसद को भेज दिया जाए, या इस सभा द्वारा विधायी पक्ष को एक निदेशक भेज दिया जाए और इस संविधान सभा के आदेशानुसार वह सभा इस पर कार्रवाई करे, ऐसा ठाकुरदास भार्गव जी कह रहे। वो कह रहे कि धुलेकर साहब ने जो सुझाव दिया वो काफी ठीक है। धुलेकर साहब सुझाव में ये कहते हैं कि या तो संविधान सभा खुद ही संसद का रूप धारण कर ले 1 दिन के लिए, या फिर संविधान सभा इस मामले को संसद को भेज दे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। आप मुझसे यहां पर एक प्रश्न कर सकते हैं और बिल्कुल आपको करना भी चाहिए, और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये होगा कि सर, संविधान सभा ही तो संसद थी। आप मुझसे एक प्रश्न कर सकते हैं, संविधान सभा संसद थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे
और यही संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि संविधान सभा की बैठक अलग होती थी और संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती थी तब उसकी बैठक अलग अलग होती थी। यह बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल दोनों के अध्यक्ष अलग अलग थे, ऐसा मेरे अरमान भाई कह रहे हैं, बहन रक्षा भी कह रही है, हंसराज जी सोडा साहब भी कह रहे हैं। तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच में सेठ गोविंद दास जी आ रहे हैं जो कि मध्य प्रांत और बरार से संविधान सभा के मेंबर है। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, जो वाद विवाद यहां उठाया गया है मैं उसे नहीं समझ सका हूं। श्रीमान, मेरा ख्याल है कि वाद विवाद इस बात पर उठाया गया, इतना बोल ही रहे होते हैं जितने में माननीय सदस्य कहते हैं कृपया हिंदी में बोलिए। लो, कभी कोई कहता है कृपया अंग्रेजी में बोलिए, ये कह रहे कृपया हिंदी में बोलिए। तो देखिए, सेठ गोविंद दास जी, ये जो लिखा हुआ है इनके ठीक पास में स्टार बना हुआ है और स्टार बना हुआ है इसका मतलब अंग्रेजी में बोल रहे हैं। और फिर जैसे ही माननीय सदस्यों ने अंग्रेजी में कहा कि कृपया हिंदी में बोलिए, देखिए माननीय सदस्य के लिए भी स्टार बना हुआ है। तो फिर सेठ गोविंद दास जी का जब नाम आता तो स्टार बना हुआ नहीं है, यहां पर किसी भी प्रकार का स्टार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने हिंदी में बोला, इन्होंने मैं हिंदी में बोला। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सेठ गोविंद दास जी अब हिंदी में बोल रहे हैं, मेरे मत से जो विवाद यहां पर खड़ा किया गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा वो कह रहे हैं। जो यहां प्रस्ताव रखना चाहते हैं और जो प्रस्ताव में जितनी बातें कही गई है वह करीब करीब सब हम 2 या 3 दिन में पास कर चुके हैं। इस प्रस्ताव में केवल यह कहा गया कि आगे के चुनाव जल्दी से सन 1950 में हो जाए और वही हमारा उद्देश्य था जब हमने 67 और धारा 148 को स्वीकृत किया था। हम भी तो यही चाहते हैं कि देश में चुनाव जल्दी जल्दी हो और हमारे संविधान सभा जब संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा कर रही है और उसे पारित कर रही है तो उसके अंतर्गत विषय तो यही है, वही जो विषय है प्रस्ताव के रूप में आ रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, ऐसा सेठ गोविंद दास जी हिंदी में बोलते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। हाँ भाई, टेक्निकल टीम क्या हुआ बताइए भाई। बता देंगे, ओके। आगे वो सेठ गोविंद दास जी बोल रहे हैं, यह विवाद उठाना कि सभापति जी को इस प्रस्ताव को रखने का अधिकार है या नहीं, मैं समझता हूं निरर्थक है। सभापति के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और इन अधिकारों को यदि नियमों में उल्लेख भी नहीं हुआ है तो भी उनको ये अधिकार प्राप्त होते हैं और समय समय पर इन अधिकारों का वह उपयोग कर सकता है। फिर यह प्रश्न उठाना कि असेंबली को इस तरह के प्रस्ताव पास करने का अधिकार है या नहीं है, इस बारे में वो क्या कह रहे हैं, मैं समझता हूं यह भी निरर्थक है क्योंकि हम इस बात को मंजूर कर चुके हैं एक बार नहीं अनेक बार की इस असेंबली को सारे अधिकार प्राप्त है। ऐसी बात वो कह रहे हैं, मुझे उसमें विवाद की कोई बात नजर नहीं आती है। प्रस्ताव में इधर उधर कुछ सुधार किए जा सकते हैं, इस प्रकार से वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इस बीच में एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, क्या मैं नियम 25 के उप नियम 2 की ओर संकेत कर सकता हूं जिसमें यह कहा गया कि सदस्य द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव की सूचना दी जाएगी। श्रीमान, जब आप अध्यक्ष हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सदस्य नहीं समझा जा सकता। वाह, एचवी कामत साहब ने फिर एक टेक्निकल प्रश्न उठाया। बहुत सुनिएगा राहुल भाई, बहुत ढंग से सुनिएगा। एचवी कामत साहब ने फिर एक टेक्निकल प्रश्न उठाया और एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि श्रीमान, जब भी कोई सदस्य प्रस्ताव रखता है तो उस प्रस्ताव की सूचना हमें पहले से प्राप्त होती है ताकि हम उसके ऊपर संशोधन ला सके। लेकिन सर, आप तो अध्यक्ष हैं, आप तो सदस्य है नहीं, तो आप सदस्य है नहीं तो आप जो प्रस्ताव ला रहे हैं उसकी सूचना भी हमें दी नहीं गई और अध्यक्ष को सदस्य माना नहीं जा सकता क्योंकि आप सदस्य के रूप में व्यवहार कर नहीं सकते। आप जानते हैं आशीष भाई, आप जानते होंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष की सीट पर बैठा होता है और लोकसभा के बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछता है क्योंकि वो खुद अध्यक्ष है, वो सदस्य होते हुए भी सदस्य नहीं है क्योंकि वो अध्यक्ष है। तो ये बात भी मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। और उपाध्यक्ष महोदय जो बात कहना चाह रहे हैं, संविधान सभा में 8 जनवरी 1949 को इस विषय पर चर्चा चल रही है कि हमारे जो आगे आने वाले समय में इलेक्शन जो होने वाले, जो मतदाता जो सूचियां बनने वाली है उस पर चर्चा चल रही है और संविधान सभा के
उस समय जो उपाध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता कर अपना एक प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं और संविधान सभा के अनेक सदस्य इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यह प्रस्ताव अध्यक्ष को रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष अगर प्रस्ताव रखता है तो ऐसी स्थिति में सदस्य उसके ऊपर संशोधन नहीं रख सकते। साथ ही साथ कई प्रकार के और तकनीकी इश्यूज को यहां पर उठाए जा रहे हैं और इसका जवाब अब उपाध्यक्ष महोदय देने वाले। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय क्या जवाब देंगे उसको जानने से पहले मैं आपके सामने एक बात साझा करना चाहता हूं कि हमारे संविधान सभा का ये जो 7वां सत्र जो कि 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और आज हो गई है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला, हमने भी 4 नवंबर 2023 से अपनी बहस स्टार्ट की और आज हो गई है 8 जनवरी 2024। 2 महीने से अधिक की अवधि और 36वीं बैठक। इस बैठक में आज हमारी ये अंतिम बैठक है और इस बैठक में हमें हमारे इस कार्यक्रम कैसा चल रहा है उस पर आशीर्वाद देने के लिए हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की कला संकाय की यशस्वी अधिष्ठाता प्रोफेसर सरोज कौशल मैम हमारे बीच में है। आप संस्कृत की विदुषी है और देश विदेश में आपके संस्कृत विषय को लेकर बहुत सारे उद्बोधन रहते हैं। मैम से जब मैंने बात की तब भी मैम दिल्ली में अपना उद्बोधन देने के लिए गए हुए थे। संस्कृत विषय में जबरदस्त सिद्धस्त हासिल है आपको, संस्कृत विषय की जानकारी और विद्यार्थियों के साथ सहजता से, मैं भी उनका एक विद्यार्थी हूं, सहजता से पेश होना उनकी एक खूबी रही है। ऐसे प्रोफेसर सरोज कौशल मैम का मैं इस ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का ये एक सामाजिक सरोकार है जिसके अंतर्गत संविधान सभा के विभिन्न सत्रों की हूबहू चर्चा की जा रही है और हमारा ये 7वां सत्र है। मैम आज हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आई है। मैं ऑनलाइन मंच के माध्यम से मैम का स्वागत करता हूं। मैम मैं ये बताना चाहूंगा आपके उद्बोधन से ठीक पहले कि हमारे यूट्यूब के सैकड़ों साथी इस वर्कशॉप को देख रहे हैं, साथ ही साथ जूम पर भी लगभग अभी 32 लोग जुटे हुए हैं, वो इस वर्कशॉप को देख रहे हैं। मैम हजारों लोगों ने और YouTube के माध्यम से लाखों लोगों ने इस वर्कशॉप को देखा। हमारे जूम के सारे साथी आपका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा आप मैसेज के माध्यम से देख सकते हैं। अब मैं सीधा हमारे कला संकाय की अधिष्ठाता महोदया प्रोफेसर सरोज कौशल मैम से निवेदन करूंगा कि वह इस अवसर पर हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। प्रोफेसर सरोज कौशल मैम। जी, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। अंबेडकर अध्ययन केंद्र और लोक प्रशासन विभाग कला संकाय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संयुक्त उपक्रम के रूप में एक अद्भुत नवाचार डॉक्टर दिनेश गहलोत प्रवृत्त कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो उनको बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे अद्भुत विषय को और YouTube के माध्यम से, Zoom के माध्यम से आपने जितना विस्तारित किया है और ये एक संविधान निर्मिति की प्रक्रिया एक ऐसा अद्भुत उपक्रम है जिसके विषय में अधिकांश लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि ये संविधान किस प्रकार से बना और संविधान की निर्मिति प्रक्रिया पर विचारणा करके डॉक्टर दिनेश गहलोत जन जन को झंकृत और जागृत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार से संविधान की निर्मिति की जब आप चर्चा करते हैं तो मैंने ये पाया है कि जब भी उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वे संविधान के अतिरिक्त तो और किसी विषय पर बात ही नहीं करते। तो ये उनका जीवन हो गया है और जब विषय को आप इस प्रकार से अनुराग करते हैं, ये अभिनिवेश आपका विषय के प्रति हो जाता है तो वस्तुतः वह विषय जीवंत हो जाता है। और यह जो संविधान है यह वस्तुतः नियम है, अनुशासन है और हमारे राष्ट्र को वस्तुतः यह राष्ट्र बनाता है। राष्ट्र वो होता है जो राजते इति राष्ट्रः, जो देदीप्यमान हो। और भारत का भी यही अर्थ है कि जो भा अर्थात कांति में, दीप्ति में, आभा में, चमक में रत रहता है। और ये भारत को
भा में रत करने वाला कौन है? यह है हमारा संविधान। तो हमारे कला संकाय का यह गौरव है। और मैं यह देख रही हूँ कि हमारी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, अनुसंधान है जिसको कि हम रिसर्च कहते हैं, यह कला संकाय के या विश्वविद्यालय के कक्षा कक्षों तक सीमित नहीं है। डॉक्टर दिनेश गहलोत इसको कक्षा कक्षों से निकाल कर समाज और राष्ट्र में किस प्रकार से ले जाया जाता है, उसका एक बहुत ही इस कार्यक्रम के माध्यम से सुंदर निदर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब मैंने ये इनके साथ चर्चाएं की, तब मैंने ये जाना कि संविधान की निर्मिति कोई ऐसा नहीं है कि रात को हम सोए और सुबह आंखें खोली और संविधान बन गया। इसकी निर्मिति में 3 वर्ष पर्यंत मंथन चले, 12 सत्रों का आयोजन हुआ और उसमें 167 बैठकें की गई। तो और अब वर्तमान में आपने ये 7वें सत्र की चर्चा का आज लगभग अंतिम दिवस है। और ये सत्र जो है ये 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 के मध्य संपन्न हुआ। 36 दिन इसमें बैठकें हुई और किस प्रकार की चर्चाएं होती थी। उन चर्चाओं में केवल हम नियम नहीं बनाते थे, उन नियमों के पीछे जो दर्शन है, समाज के अंत्योदय को कैसे करना है, राष्ट्र को प्रोन्नत कैसे करना है और भूमिका जन जन की उसमें कैसे सुनिश्चित की जाएगी, सभी को उसमें किस प्रकार से समानता का अधिकार दिया जाएगा। ये राष्ट्र कोई सामान्य राष्ट्र नहीं है, यह भारत है। और इस भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं जो कि इसका गौरव है, अनेक प्रकार की जातियां हैं, वर्ण हैं और कितनी विविधताओं से भरा हुआ ये राष्ट्र है कि इसका सौंदर्य है। और इन विविधताओं में हमको किस प्रकार से समन्वय करना है, ये समन्वयवादी दृष्टिकोण हमारा संविधान हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। और जब हम इसकी निर्मिति प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इस संविधान को बनाने में हमारे राष्ट्र के जो चिंतक नेतृत्व था, उन्होंने किस प्रकार का अवदान किया, अपना पूरा जीवन इस संविधान रूपी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने आहूत किया है। और किस प्रकार से उन्होंने चिंतन करके एक इतना सुंदर ये हमारे सामने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, ये आचार संहिता बन गया है। ये वस्तुतः आचार संहिता से ये हमारी पूरी जीवनचर्या को सुचारू बनाने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र मैं इसको कहना चाहूंगी। और शास्त्र वो होता है जो किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम इसकी शिक्षा देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वर्तमान कालखंड में जबकि हम इस विवेक को करने में कृपण होते जा रहे हैं कि किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, उस कालखंड में दिनेश जी एक संविधान शास्त्र की चर्चा करते हुए हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, हमारे विद्यार्थियों को एक वैचारिक मुक्ताकण प्रदान कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही उपादेय बन रहा है। और यह ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा हुई और वह बोला गया और चर्चा की और समाप्त हो गया। अब तकनीक ने इसको अमर बना दिया है। यह कालांतर में भी जो भी देखना चाहेंगे उन सबको सुलभ रहेगा, क्योंकि यह YouTube के माध्यम से हमारे सबके मध्य में हमेशा के लिए रहेगा।
तो और यह भी इसमें अवधेय है कि पूरे भारतवर्ष में यह हमारे विश्वविद्यालय का एक अद्वितीय और जी बिल्कुल। अभूतपूर्व उपक्रम है। जी इस बिल्कुल प्रकार बिल्कुल। का जो चिंतन आपने दिनेश जी किया है, यह वस्तुतः विश्वविद्यालय और विशेष रूप से कला संकाय के को एक नूतन प्रतिमान प्रदान कर रहा है। जो भी इस इन सत्रों पर इनके साथ में चर्चा में हमेशा विद्यमान रहते हैं, वे ये पाएंगे कि जिस प्रथम दिवस पर वो इस चर्चा में आए थे और जब यह चर्चा अपनी परिणति को, परिपक्वता को प्राप्त होगी, तब तक वो यदि इसको सुनते हैं, इस पर चिंतन करते हैं, तो उनके आचरण में, उनके चरित्र में इतना परिवर्तन वो पाएंगे कि जब हम पहले दिन गए थे तब हम क्या थे और अब हम वह नहीं रह गए, हम उससे कहीं अधिक उत्तरोत्तरता की ओर अग्रसर हो गए हैं, ऐसा उनके मन में अवश्य ही भाव आएगा। तो मैं पुनः पुनः केवल इसका संचालन करने वाले, इस पर अपने पूरी तैयारी से रोज चर्चा करने वाले डॉक्टर दिनेश गहलोत का ही आभार अभिव्यक्त नहीं करती हूँ, अपितु जो इसके श्रोता हैं, जो इसमें भाग ले रहे हैं, वो दिनेश जी से भी कहीं अधिक बिल्कुल सौभाग्यशाली हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। और आप सभी इन संविधान के सत्रों पर जो चिंतन हुआ है, जो वस्तुतः हमारे सामने आया है, उसके पीछे कितना महान चिंतन जो है वो छिपा हुआ है। और हमारे शास्त्र में तो हम ये कहते ही हैं कि वादे वादे जायते तत्वबोधः, कि जब हम पुनः पुनः चर्चा करते हैं तो उसी से तत्व का बोध होता है, और तत्व बोध होने पर हमारे भीतर जो एक वैचारिक परिपाक होता है, वही हमारे जीवन को संचालित करता है। आप सभी का जीवन उस दर्शन के, उस चिंतन के मंगल से उत्तरोत्तर अग्रसारित होता रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं पुनः पुनः आप सभी को बधाई देती हूँ। विशेष रूप से हमारा लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र बधाई का पात्र है, और डॉक्टर दिनेश गहलोत ने मुझे अवसर दिया, आप सबसे मुझे परिचित करवाया, और आप सभी के एक तरह से ये जो संदेश आ रहे हैं, इससे मैं भी आह्लादित हूँ, और मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और शुभाशंसा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका एक एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे कोई देववाणी हो रही है, और जो मैसेजेस जो आ रहे हैं वो भी बतला रहे हैं कि आपके जिस तरह के जो शब्द, आप हालांकि संस्कृत की विदुषी है, लेकिन आपके हिंदी में जो शब्दों का जो उच्चारण जो था वो इतना काबिल तारीफ है, हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैम का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और मैम का बिल्कुल आशीर्वाद रहता है। मैम अभी कला संकाय में अधिष्ठाता जरूर है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों का हमेशा आप अच्छा सोचते रहें, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन जिस सहजता से और सरलता से करते हैं वो अतुलनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विषय का ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान को जिस तरीके से, जिस सरलता से, जिस सहजता से आप परोसते हैं, उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत आभार। और अभी मैम आपने कहा कि मैं तो खैर कर ही रहा था काम, लेकिन मेरे साथ साथ में ये जो जूम पर जो अभी भी 35 साथी जो जुड़े हुए हैं, मैम आप देखिए हम एक वेबिनार का आयोजन करते हैं, 40 मिनट का, 1 घंटे का होता है, 36 दिन, और वो भी इतनी सुबह जब जब इतनी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, इसी बीच में हमारे इलेक्शन आए, इसी बीच में दिवाली आई, इसी बीच में सर्दियों की छुट्टियां आई, लेकिन ये जितने भी जो मित्र हैं, चाहे वो यूट्यूब वाले हो, चाहे वो जूम के साथी हो, हमेशा सुबह मैम यूट्यूब पे रोजाना 500 प्लस लाइव रहते हैं, और जूम पर आप 35 का एक आंकड़ा आप देख सकते हैं। हमेशा लोग सुबह सुबह रजाई में दुबके हुए होंगे, कभी कोई मफलर लगाया होगा, कोई अलाव लगाया होगा, लेकिन ये हमेशा संविधान सभा की इन बहस को देखते हैं। मैम ये इन्हीं की वजह से है कि हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम कर पाए। मैम मैं एक बार
फिर हमारे जूम के साथियों से और हमारे यूट्यूब के साथियों की ओर से आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आपका ये जो आशीर्वाद है हमेशा हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच मैम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारी कला संकाय के अधिष्ठाता महोदया प्रोफेसर सरोज कौशल मैम। इनका आशीर्वाद हमें मिला और ये हमेशा हमें इस प्रकार के कार्यों के लिए उत्साहवर्धन करते रहे। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ काम भली कोई करो, लेकिन जब आपके पीठ के पीछे जब इतना मजबूत स्तंभ के रूप में लोग जब होते हैं तब आपका उत्साह जो है बढ़ जाता है। इसी प्रकार का आशीर्वाद हमें मिलता है, तभी हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम कर पाते हैं। तो 8 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम चर्चा 8 जनवरी 2024 यानी ठीक 75 वर्ष बाद में कर रहे हैं। संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए, इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब वो इंग्लिश में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। कदाचित मेरे लिए यह बड़ा ही कष्ट साध्य कार्य है कि जिस प्रणाली को मैंने अंगीकार करना चाहता उसकी मुझे रक्षा करनी पड़ी है, पर मैं एक आधारभूत तथ्य को स्वीकार करता हूं और वह यह है कि यह सभा सर्वोच्च सभा है और इस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता है। इन तथ्यों को मैं भूल नहीं सकता, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं कि यदि हम सर्वोच्च सभा द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वो स्वयं ही इस कार्य प्रणाली को न्याय संगत बना देता है। कुल मिलाकर उपाध्यक्ष महोदय एच.सी. मुखर्जी साहब ये कहना चाहते हैं कि संविधान सभा सर्वोच्च संस्था है। अगर कोई तकनीकी रूप से कोई बात ऊपर नीचे भी हो गई है, लेकिन सभा सर्वोच्च होने के कारण वो जो भी कार्य प्रणाली अपनाएगी वो अपना आप ही न्याय संगत हो जाएगी, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहते हैं। इसके बाद में वो क्या कह रहे हैं, और फिर मैं ये देखता हूं कि अभी तक 2 ही संशोधन आए हैं जिससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि इस प्रस्ताव पर लगभग सारी सभा मेरे साथ है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मैं जानता था कि यहां नियमों और कार्य प्रणाली के कुछ धुरंधर पंडित हैं जो अध्यक्ष को इस अति आवश्यक प्रस्ताव के पेश करने में रुकावट डालना का प्रयत्न करेंगे। इसलिए मैंने एक विवरण पहले से तैयार कर दिया जिसे अब मैं सभा के समक्ष रखूंगा। माननीय सदस्य इस बात से मुझसे सहमत होंगे कि इस प्रस्ताव को पेश करने और तुरंत पारित करने की कितनी आवश्यकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी अपने उद्बोधन को आगे बढ़ा रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने ये क्यों रखा। फिर वो कह रहे हैं स्टीयरिंग कमेटी की 5 जनवरी 1949 की बैठक में इस विषय पर विचार विमर्श हुआ था और उस कमेटी ने यह तय किया कि परिषद के समक्ष यानी संविधान सभा के समक्ष इसका प्रस्ताव पेश किया जाए और यह प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा पेश किया जाए। उस समय हमने ये सोचा भी नहीं था कि अध्यक्ष अगर इस प्रस्ताव को पेश करेंगे तो इससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मैंने तो इसी नाते इस प्रस्ताव को पेश किया है। और इसके बाद में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब मैं प्रस्ताव पेश करने जा रहा हूं और किसी भी संशोधन को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर वो हंसने लग जाते हैं, आप खुद देखिएगा वो क्या कह रहे हैं, मैं फिर ये कह देता हूं कि मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करूंगा, और कोष्टक में लिखा हुआ हंसी, यानी वो खुद ही हंसने लग जाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उपाध्यक्ष के पद पर है एच.सी. मुखर्जी। वो अपनी बात को रख रहे हैं, वो प्रस्ताव को रख रहे हैं। उन प्रस्ताव का कई सदस्य तकनीकी दृष्टि से विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष को इस प्रकार का प्रस्ताव रखने का हक नहीं है, लेकिन एच.सी. मुखर्जी साफ साफ कह देते हैं कि यह सभा जो है वो सर्वोच्च सभा है। इसकी कार्य प्रणाली को लेकर अगर किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल ग्लिचेस भी है तो सर्वोच्च सभा होने के कारण ये टेक्निकल ग्लिचेस भी खत्म हो जाते हैं और इस वजह से ये सारी प्रणाली न्याय संगत हो जाती है। आगे वो कह रहा है अब मैं प्रस्ताव रखने जा रहा हूं और मैं साफ कह देता हूं कि मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा वो कहते हैं। और इसके बाद में प्रस्ताव रखता है, पहले अंग्रेजी भाषा में है और उसके बाद में हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उसको मजमून मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया है। देश में चुनाव 1950 में प्रस्तावित है, मतदाता सूचियां तैयार करनी है, मतदाता सूची में कौन आएगा, किसका नाम रखा जाएगा, किसका नाम नहीं रखा जाएगा, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कैसे किया जाएगा, देश में जो इतनी बड़ी भारी संख्या में जो शरणार्थी यानी जो रिफ्यूजी आए हैं उनका क्या होगा, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास ये प्रस्ताव करता हुआ दिखाई देगा। प्रस्ताव की जो भाषा है वो मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष द्वारा ये जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उसका विरोध हो रहा है और विरोध इतना हो जाएगा
कि आखिर में प्रस्ताव रखने के बावजूद भी उपाध्यक्ष महोदय को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ेगा। फिलहाल हम प्रस्ताव की भाषा देखते हैं क्या कह रहा है। यह निश्चय किया जाता है कि तत्संबंधी अधिकारियों को मतदाताओं की सूचियां तैयार करने और समस्त आवश्यक प्रबंधन करने के लिए आदेश दिए जाए। यानी कुछ अधिकारियों को देश में वोटर लिस्ट तैयार करने का ऑर्डर दिया जाए। फिर वो कहते हैं और यह कार्य जितना शीघ्रता से किया जाए उतना शीघ्रता से होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं आगे यह निश्चित किया जाता है कि राज्यों की मतदाताओं की सूचियां नए संविधान के प्रावधानों के आधार पर जो सभा द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं तथा उन सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी जो सिद्धांत यहां नीचे दिए जा रहे हैं। राज्य जब वोटर लिस्ट तैयार करेगा उस समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा वो सिद्धांत भी इस प्रस्ताव में रखे जा रहे हैं। नंबर 1 वो कह रहे हैं भारत का नागरिक अगर नहीं है तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर बाद में देखना ये टेक्निकल इशू आएगा। भारत का नागरिक कौन नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आप लोगों ने साथियों संविधान सभा का ये 7वां सत्र बहुत ढंग से देख रखा है तो हमने भाग 1 को पारित किया था, हमने भाग 3 को पारित किया था, लेकिन भाग 2 हमने बीच में छोड़ दिया था। आशीष भाई बात याद आई? और भाग 2 किससे संबंधित था? हरमन भाई बताओ भाग 2 किससे संबंधित था? भाग 2 नागरिकता से संबंधित था। नागरिकता वाला प्रावधान हमने छोड़ दिया। फिर भी मतदाता सूचियां तैयार करने में जो योग्यताएं और जो निर्योग्यताएं तय की जा रही है उसमें लिखा कि वह भारत का नागरिक नहीं है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखा जाएगा। संविधान सभा के कुछ सदस्य कहेंगे कि साहब भारत के नागरिक कौन है इसका निर्धारण तो किया ही नहीं, तो फिर वोटर लिस्ट कैसे आप बना रहे हो? फिर अगली इन्होंने बताया कि जो मानसिक रूप से दिवालिया है, जिनकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, वो वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं रखा जाएगा। ये 2 डिस्क्वालिफिकेशन दी है, एक भारत का नागरिक ना हो और दूसरा मानसिक रूप से दिवालिया हो, जिसकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। ये 2 सिद्धांत बनाए गए। फिर क्या कह रहे हैं? 1 जनवरी 1949 की तिथि मतदाताओं की आयु निश्चित करने के लिए होगी। 1 जनवरी 1949 तक जो लोग एलिजिबल हो जाएंगे उनके नाम वोटर लिस्ट में रखे जाएंगे। यह भी एक सिद्धांत के रूप में आ रहा है। आप जानते हैं मतदाता की जो आयु है शुरुआत में 21 वर्ष की गई, ऐसा आपको सबको पता है। इसके बाद में कुछ और सिद्धांत है, जरा देखिए। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में शामिल किए जाने योग्य नहीं होगा जब तक कि तारीख 31 मार्च 1948 को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने उस निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 180 दिन निवास नहीं कर लिया हो। किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में तब जोड़ा जाएगा, उस पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में तब जोड़ा जाएगा जब वो 180 दिन कम से कम उस क्षेत्र में रह चुका हो, ऐसा कहा जाएगा। इसके पीछे देखिए, आप समझिए इस बात को। आप देखिए भारत का जब विभाजन हुआ और भारत जब आजाद हुआ तो एक बड़ी भारी संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। तो इसके लिए हमको ये जरूरी एक योग्यता डालनी थी कि कम से कम 180 दिन से तो अगर वो रह रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा। फिर देखिए एक सिद्धांत बनाया जा रहा है। समुचित विधानमंडल के कानून के अधीन यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व निवास स्थान से उपद्रव के कारण या उपद्रव के डर से, आप जानते हैं उस समय देश भर में सांप्रदायिक दंगे भी हुए, तो सांप्रदायिकता की वजह से, सांप्रदायिक दंगों की वजह से या सांप्रदायिक दंगे होने के डर से अगर इधर से उधर गया है तो वह उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें अपने स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से वो वहां पर एफिडेविट दे दे, यानी कोई शपथ पत्र दे दे, तो उसको शामिल कर दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान करने वाला प्रस्ताव रखा जा रहा है। जैसे वो रखते हैं एच वी कामत साहब बीच में आ जाते हैं। एच वी कामत साहब, हरि विष्णु कामत साहब, संविधान सभा के मैंने कई बार इस मंच से कहा है, संविधान सभा के वे सदस्य जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा शब्द ही नहीं बोले बल्कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनमें एच वी कामत साहब है, उनमें प्रोफेसर के.टी. शाह है, उसमें प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी है, उसमें प्रोफेसर एन.जी. रंगा साहब है, उनमें महावीर त्यागी जी है, उनमें के संतानम साहब है, उनमें के.एम. पनिकर साहब है, उनमें मोहम्मद सादुल्ला जी है, उनमें नजरुद्दीन जी साहब है, उनमें करीमुद्दीन जी साहब है। ये सब नाम आपको याद रखने, इनका बहुत बड़ा योगदान है। एच वी कामत साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, श्रीमान एक बात स्पष्टीकरण के संदर्भ में मैं क्या पूछ सकता हूं कि दोनों अनुच्छेद 67 और आर्टिकल 149
को पारित करने के पश्चात भी केवल विक्षिप्त अवस्था की नियोक्ता को ही इस प्रस्ताव के पैरा में क्यों रखा गया? वो कह रहे हैं कि हमने कुछ आर्टिकल संविधान सभा में पास किए हैं और उन आर्टिकल के मुताबिक हमने बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशन और भी डाली, लेकिन आपने यहां रखा कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया वही डिस्क्वालिफिकेशन होगी, आपने अकेला ये क्यों रखा? ऐसा एचवी कामत साहब प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर उनका दूसरा प्रश्न है, दूसरी बात यह कि आपके प्रस्ताव के पैरा 1 के उपखंड क में यह कह दिया गया है किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में नहीं रखा जाएगा यदि वो भारत का नागरिक नहीं हो, परंतु दुर्भाग्यवश हमने नागरिकता संबंधी अनुच्छेद को भी पारित ही नहीं किया है, जो मैंने अभी कहा था आपको। एचवी कामत साहब कह रहे हैं, अरे भाई आप दूसरी क्या डिस्क्वालिफिकेशन डाल रहे हो कि जो भारत का नागरिक नहीं है? तो भारत का नागरिक नहीं है तो नागरिकता के संदर्भ में तो हमने प्रावधान को स्वीकार ही नहीं किया। क्यों भाटी साहब? जब नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान आपने स्वीकार ही नहीं किया तो आप कैसे तय करोगे कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं है? ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम आने वाली है। इसके बाद में रोहिणी कुमार चौधरी जी बीच में खड़े हो गए बोलने के लिए। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं किसी संशोधन अथवा वाद विवाद के लिए आज्ञा नहीं दे सकता हूं, पर यदि आप कामत द्वारा उठाए गए प्रश्न के संदर्भ में कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो फिर रोहिणी कुमार चौधरी जी, चलो बताओ भाई, यूट्यूब वालों और जूम वालों सब बताओ, रोहिणी कुमार चौधरी जी संविधान सभा में कहां के मेंबर है? संविधान सभा में कहां का प्रतिनिधित्व करते हैं रोहिणी कुमार चौधरी जी? क्या बात है विराट भाई, बहन आशा, हो क्या बात है। प्राची जी, हंसराज जी, चंद्रवीर जी, अंशु जी, भाटी साहब, रुचि जी, दिनेश भाई, वो कमाल कर दिया। संदीप भाई, सबने धड़ जवाब दिया, आसाम से। दुर्गा जी, अंशु जी, वीरेंद्र कुमार, सब ने जवाब दिया आसाम। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इससे मालूम पड़ता है कि आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। रोहिणी कुमार चौधरी जी संविधान सभा में आसाम से सदस्य थे, बिल्कुल सही है। चलिए रोहिणी कुमार चौधरी जी क्या कह रहे हैं। मैं एक विषय पर आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं। सर्वप्रथम प्रस्ताव के उपखंड 1 ख में दिया गया है किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में नहीं रखा जाएगा यदि उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो और किसी अधिकार संपन्न न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो। इसका आशय यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं कोई वाद विवाद नहीं चाहता हूं, टू द पॉइंट बात करें आप। तो रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं। इसी बीच में थोड़ा संविधान सभा में थोड़ा शोरगुल हो जाता है, तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे शांति, प्लीज शांति। देखिए लिखा हुआ है शांति। इसके बाद में श्री महावीर त्यागी जी का नाम पुकारा जाता है उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा। महावीर त्यागी जी संयुक्त प्रांत के हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद की आज्ञा न देने वाले अपने आदेश पर आप कृपा कर फिर से विचार करें। मुझे यह आशा है कि अध्यक्ष के आदेश के संदर्भ में अध्यक्ष से निवेदन करने का मुझे अधिकार है। वाह, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही महावीर त्यागी जी ने। उन्होंने कहा कि सर अभी आपने कहा कि मैं प्रस्ताव पेश करूंगा और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं आएगा, वाद विवाद नहीं आएगा। सर आप इस पर पुनर्विचार करें, और यह कहने का मुझे हक है क्योंकि मैं भी संविधान सभा का एक सदस्य हूं। फिर वो कहते हैं यदि कोई ऐसा प्रस्ताव है जिस पर समस्त सभा सहमत है तब तो वो प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा सकता है। संसद में केवल ऐसे संशोधन ही अध्यक्ष द्वारा पेश किए जाते हैं। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं साहब ये संविधान सभा है, संसद जो होती है उसमें भी ऐसे ही प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं अध्यक्ष द्वारा जिस पर संपूर्ण सभा सहमत हो। लेकिन सर यहां तो एक नहीं, एक से भी अधिक लोग इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव रख ही नहीं सकते। तो सर अगर आप प्रस्ताव रख रहे हैं तो उस पर वाद विवाद की तो हमको अनुमति दे। इस पर वाद विवाद न करने का जो आपने आदेश निकाला है उस पर आप पुनर्विचार करें, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान, मैं ये निवेदन करता हूं कि इस कार्य से समस्त भारत में एक प्रकार की परंपरा स्थापित हो जाएगी। सर जो आप कह रहे हो ना कि वाद विवाद नहीं होगा, अगर आपने ऐसा कह दिया ना सर
तो आपने जो आज बात कही है वो एग्जाम्पल बन जाएगी और पूरे भारत में संविधान सभा में जो कुछ हुआ उसको एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाएगा। और हो सकता है सर आगे आने वाली संसद, हो सकता है सर आगे आने वाले विधानमंडल में इस प्रकार की परंपरा स्थापित हो जाएगी कि अध्यक्ष के प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा। सर इस प्रकार का एग्जाम्पल आप स्थापित मत कीजिए, ऐसा महावीर त्यागी जी अपने उद्बोधन के अंतर्गत कह रहे हैं। अब आ रहे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन संयुक्त प्रांत से है, वो भी एक हमारी बहन कह रही है कि हमारी यूपी से, बिल्कुल महावीर त्यागी जी, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन का बड़ा सम्मान है। वो जब कोई बात संविधान सभा में कहते हैं तो उनकी बात को बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। क्या कह रहे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, जरा देखिएगा। श्रीमान कदाचित मैं नहीं बोलता, परंतु कर्तव्य मुझे एकाध शब्द बोलने के लिए विवश करता है। यद्यपि ये शब्द बहुत मधुर नहीं होंगे, मैं निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वाद विवाद को दबाने के लिए जिस कार्य प्रणाली का ग्रहण करने के लिए इस समय विचार प्रस्तुत किया गया वह एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसके बारे में आज तक नहीं सुना गया। पुरुषोत्तम दास टंडन कह रहे हैं कि साहब मैं वैसे तो कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे विवश कर रहा है कि मैं इस विषय पर बोलूं। जिस कार्य प्रणाली को आप अपनाने जा रहे हैं उस कार्य प्रणाली के बारे में आज तक कभी सुना नहीं है। आप चाहते हैं कि वाद विवाद नहीं हो, आप चाहते हैं कि संशोधन नहीं रखा जाए। सर ये तो ठीक बात नहीं है, ऐसा पुरुषोत्तम दास टंडन कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, संसदीय कार्य प्रणाली का जो कुछ ज्ञान मुझे है उसके आधार पर गंभीरता पूर्वक मैं ये निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष को केवल वही प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए जो समस्त सभा को मान्य हो। और यदि एक भी व्यक्ति ऐसा है, मैं दो तक के लिए नहीं कह रहा हूं, जो संशोधन पेश करना चाहता है, तो अध्यक्ष का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस प्रस्ताव को पेश नहीं करे बल्कि किसी सदस्य को पेश करने के लिए आमंत्रित करे। पुरुषोत्तम दास टंडन बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं कि जितना मुझे संसदीय शासन व्यवस्था का ज्ञान है उसके तहत मैं ये कह सकता हूं कि अध्यक्ष को वही प्रस्ताव रखना चाहिए जिसका कोई विरोध नहीं हो। अगर एकाध भी सदस्य विरोध करता है तो अध्यक्ष को उस प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए, फिर वो किसी और सदस्य को रखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। यदि वर्तमान सरकार इस प्रस्ताव के पक्ष में है तो वो खुद इसे पेश कर ले। पुरुषोत्तम दास टंडन कह रहे हैं अगर वर्तमान सरकार उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार की ओर इशारा करके हुए कह रहे हैं कि अगर वर्तमान सरकार इसके पक्ष में है तो वो खुद ही पेश कर लेना, फिर अध्यक्ष को क्यों कह रहे हैं कि वो प्रस्ताव पेश करें। और कम से कम प्रति व्यक्ति 2 रुपया खर्च करने के लिए विवश करने वाली बात आ जाती है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की बात, तो एक सेकंड, हाँ, यदि वर्तमान सरकार इस प्रस्ताव के पक्ष में तो वह उसे प्रस्तुत करे, परंतु अध्यक्ष इस आधार पर कि यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद विवाद दबाने में सहायक नहीं होना चाहिए। छींक आ गई, आ जाए छींक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो जुकाम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो बीमार पड़ जाए भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज संविधान सभा के 7वें सत्र का अंतिम दिन है, घंटा भर की बात है, घंटा भर तैयार रहना चाहिए। इसके बाद में घनश्याम सिंह जी गुप्त जो कि मध्य प्रांत और बराड़ से है, वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान जी टंडन जी ने जो कुछ कहा मैं उनके एक एक शब्द से सहमत हूं, ये घनश्याम सिंह जी गुप्त ने कह दिया। इसके बाद में एम अनंत श्यामनम आयंगर साहब आ रहे हैं। एम अनंत श्यामनम आयंगर मद्रास के हैं, संविधान सभा के बहुत एक्टिव सदस्यों में से, कई बार उनके विस्तृत उद्बोधन देखने को मिलते हैं। अनंत श्यामनम आयंगर साहब खुद विधि के बहुत अच्छे जानकार हैं। अनंत श्यामनम आयंगर ही आगे जाकर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बनेंगे, ऐसा आपको मालूम है। तो एम अनंत श्यामनम आयंगर साहब क्या कह रहे हैं, ये कम आश्चर्य की बात नहीं है कि श्री टंडन जी जैसे गणमान्य व्यक्ति ऐसे निर्दोष प्रस्ताव का विरोध करते हैं और उस पर आक्षेप करते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि टंडन जी जैसे व्यक्ति इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं और उसका आक्षेप करते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, अनंत श्यामनम आयंगर साहब कह रहे हैं। इसके बाद में पुरुषोत्तम दास टंडन जी क्या कह रहे हैं कि मैं विरोध थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो कार्य प्रणाली जो रखी जा रही है उसका बारे में बात कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव पारित करो ना, मैं तो खुद साथ में हूं, लेकिन जिस कार्य प्रणाली को आप अपना रहे हो उसके साथ में मैं नहीं हूं, ऐसा पुरुषोत्तम दास टंडन कह रहे हैं। हाँ, मेरे एक भाई कह रहे आज केटी शाह नहीं दिख रहे हैं। केटी शाह आएंगे, संशोधन तो आने दो, ये तो प्रस्ताव है, संविधान के विभिन्न अनुच्छेद तो आने दीजिए। प्रोफेसर केटी शाह नजर आएंगे, आपको आएंगे।
YouTube के मेरे साथी क्या कह रहे हैं, सर ये बुक मिल सकती है क्या? बुक मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए कभी हमारे विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में, आइए, आपको बुक दिखा देंगे। हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर नया परिसर में हमारा लोक प्रशासन विभाग स्थित है। आप आइए, जरूर आपको बुक दिखाएंगे। ठीक है, तो बुक का करेंगे क्या? बुक हजारों पेजेस में, मैंने कहा 20,000 पेजेस में, इसलिए तो आपके सामने इस प्रकार की चर्चा लेकर आए हैं। चलिए, अब पुरुषोत्तम दास टंडन जी आगे क्या कह रहे हैं। मैं प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लूंगा, परंतु वह तो बात केवल कार्य प्रणाली की है, जैसा कि टंडन जी ने कहा। इसके बाद में ठाकुरदास भार्गव आ रहे हैं। लगभग 60 लाख शरणार्थी इसमें आते हैं, और अब आप कह रहे हो कि शरणार्थियों का क्या करोगे? 60 लाख शरणार्थियों की समस्या है, आप वोटर लिस्ट बनाने जा रहे हो, तो शरणार्थियों का करोगे क्या? और फिर कह रहे हो कि आप हर व्यक्ति को ये घोषणा करनी पड़ेगी कि वो इतने इतने दिन से यहां पर रह रहा है, तो बेचारा घोषणा करने के लिए एफिडेविट लाएगा, एफिडेविट के लिए 2 रुपए कहां से लाएगा वो? देखिए, 2 रुपए अभी की तुलना मत करना वीरेंद्र भाई। माना कि भरतपुर से सीएम बन गए हमारे, तो भरतपुर वालों के पास बहुत पैसा हो गया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2 रुपए हम उस समय की बात कर रहे हैं। कब की? 8 जनवरी 1949 की बात कर रहे हैं। उस समय 2 रुपए की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद में एम अनंत श्यामनम आयंगर कह रहे हैं, श्रीमान आखिर संशोधन द्वारा चाहा क्या गया है, ये तो बताओ। तो फिर एम अनंत श्यामनम आयंगर जैसे बोल रहे हैं, तो माननीय सदस्य कह रहे नहीं नहीं, अभी ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो प्रस्ताव रखने की परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। फिर एम अनंत श्यामनम आयंगर वापस बोल रहा है, औचित्य संबंधी उठाए गए प्रश्न में कोई बात ही नहीं है, पहले भी अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रस्ताव पेश किए गए थे, ऐसा एम अनंत श्यामनम आयंगर साहब कह रहे हैं। तो अलगुराय शास्त्री जी कह रहे हैं कि अगर आप इतना ही कह रहे हो कि अध्यक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव रख सकते हैं, तो आप खुद ही क्यों नहीं रख देते हो? फिर अध्यक्ष को क्यों आगे ला रहे हो? आप देखिएगा संविधान सभा की इस पूरी कार्यप्रणाली को देखिए। अलगुराय शास्त्री जी कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है ये प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण, आप खुद ही रख दो, अध्यक्ष को क्यों आगे ला रहे हो? अध्यक्ष को आगे लाने से दिक्कत हो जाएगी, अध्यक्ष को आगे लाने से प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाएगी, अध्यक्ष को आगे लाने से संशोधन नहीं लाए जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इतना महत्वपूर्ण, तो आप खुद ही रख दो, ऐसा अलगुराय शास्त्री जी कह रहे हैं, जो फिर संयुक्त प्रांत से है। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। जब मैंने इस विशेष कार्य प्रणाली को ग्रहण करने का विचार प्रस्तुत किया था, उस समय मैंने यह सोचा था कि सिवा एक माननीय सदस्य के जिसने 2 संशोधन भेजे थे, बाकी लगभग समस्त सभा मेरे साथ है। अभी जो कुछ हुआ उससे यह विदित होता है कि बड़ा ही मतभेद है, और अधिकांश सदस्य अथवा सदस्यों का यह विचार है कि यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, फिर मैं किसी और सदस्य से आग्रह करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि आप प्रस्ताव पेश कर दें। तो लक्ष्मीकांत मैत्र कहेंगे, अरे सर ऐसे कैसे आग्रह कर रहे हो? पहले जो प्रस्ताव रखा गया वो वापस ले, वो पहले वो प्रस्ताव वापस लो। जब वो प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा, तब जाकर कोई सदस्य और प्रस्ताव रखेगा। लक्ष्मीकांत मैत्र कह रहे हैं आपको नियमानुसार पहले इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ेगा। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है इस प्रस्ताव के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश करने से पूर्व मुझे इस प्रस्ताव को नियमानुसार वापस लेना होगा। क्या सभा मुझे इसके लिए अलाउ करती है? तो सभा ने कहा ले लीजिए, और इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय ने वो प्रस्ताव वापस ले लिया। जैसे उपाध्यक्ष महोदय ने वो वापस प्रस्ताव ले लिया, तो अब प्रस्ताव लेकर आएंगे संविधान सभा के एक मेंबर, नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब वही प्रस्ताव जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय ने रखा, वो प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय ने वापस ले लिया, वही प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आएंगे। जरा देखते हैं क्या रख रहे हैं वो पंडित नेहरू जी। उपाध्यक्ष महोदय पंडित नेहरू चाहते हैं, पंडित नेहरू रखिए। तो पंडित नेहरू आते हैं और उसी प्रस्ताव को वापस रखते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा प्रस्ताव वही है, पूरा का पूरा प्रस्ताव वही है। अब पंडित नेहरू जी ने प्रस्ताव रख दिया, वही प्रस्ताव जो उपाध्यक्ष महोदय ने रखा। अब पंडित नेहरू जी कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे, क्योंकि प्रस्तावक जो है वो जवाब देते हैं। तो आप मुझसे कहेंगे सर प्रस्ताव पर तो वाद विवाद हुआ ही नहीं, तो जवाब क्या देंगे?
एक्चुअली में जब उपाध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव रखना चाह रहे थे और जब उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रख दिया था, जोर जबरदस्ती सही रख दिया था, तो संविधान सभा के कई सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त की। तो उन शंकाओं का समाधान अपने इसी उद्बोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कर देंगे। मेरी बहन कह रही प्रस्ताव में है क्या, ये भी तो बताइए। अरे प्रस्ताव में अभी तो बताया, मतदाता की योग्यता क्या होगी, ये सब प्रस्ताव में लिखा हुआ है। और तो क्या है, साथ ही साथ राज्यों के ये अधिकार दिए गए हैं कि वो मतदाता सूचियां तैयार करें। इस प्रकार का अधिकार उपलब्ध करवाया गया, ये सभी तो प्रस्ताव में चर्चा की गई। चलिए अब वो पंडित नेहरू इस प्रस्ताव के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस प्रस्ताव पर मैं केवल एक शंका का निवारण करने के अतिरिक्त और कुछ अधिक कहना नहीं चाहता। किसी माननीय सदस्य ने शायद यह उल्लेख किया था कि सरकार इस प्रस्ताव को पेश कर रही है। वास्तव में सरकार ने स्वयं इस प्रस्ताव को पेश नहीं किया है और सरकार का इस प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा पंडित नेहरू कह रहे हैं। यह प्रस्ताव स्टीयरिंग कमेटी से आया है, यह स्टीयरिंग कमेटी का ही उत्तरदायित्व है। उस कमेटी ने यह विचारा कि वे एक ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं जिसमें वही विषय है जिसे इस सभा ने पहले से स्वीकार कर रखा है। तो हमने कोई नई बात नहीं रखी, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि यह कोई अनूठी बात नहीं है और इसीलिए उसने यह सुझाव देने का साहस किया कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद से इस प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं। वह ठीक था या नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि इस विषय पर हमें पढ़ने की जरूरत है। स्टीयरिंग कमेटी के विचार से स्टीयरिंग कमेटी के विचार में यह कभी नहीं आया कि इस प्रस्ताव में कोई भी ऐसी अनूठी बात हो सकती है जिस पर आपत्ति की जाएगी। जहां तक सरकार का संबंध है, सरकार ने कुछ समय पूर्व प्रांतीय सरकारों को मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के लिए कहा था। सच बात तो यह है कि चाहे यह प्रस्ताव स्वीकार ना हो तो भी सरकार इन सूचियों को तैयार करने का काम ले सकती है। पर यह कठिनाई यह हो जाएगी कि बाद में कदाचित संविधान सभा की निर्योग्यता अथवा अन्य बातों में परिवर्तन कर देने पर सारी मतदाताओं की सूचियां जो तैयार हो गई है या तैयार की जा रही है व्यर्थ हो जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अगर इस प्रस्ताव को हम नहीं लाते तो भी मतदाता सूचियां तैयार करने के संदर्भ में जो पावर है वो पावर हासिल रहता। हम तो इस प्रस्ताव को संविधान सभा में इसलिए लेकर आए ताकि संविधान सभा को यह आइडिया रहे कि जिन सिद्धांतों को आपने स्वीकार किया है संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान, उसी के तहत हमने ये मतदाता सूचियां तैयार की है और उसके अंतर्गत जो हमने निर्योग्यता रखी है और जो 22 संविधान बना रहे हो उसके अंतर्गत जब आप निर्योग्यता रखो तब इन बातों को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमने मतदाता सूचियां तो तैयार कर दी और आप कोई नई डिस्क्वालिफिकेशन जोड़ दो। अगर नई डिस्क्वालिफिकेशन जोड़ दी तो हमने जो वोटर लिस्ट तैयार की है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए हम तो चाह रहे थे कि मतदाता सूचियां तैयार करने के संदर्भ में यह प्रस्ताव संविधान सभा में लाया जाए ताकि उस संविधान सभा के सदस्यों को भी यह मालूम रहे कि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के आधार पर आगे वोटर लिस्ट के संदर्भ में और कोई जब आर्टिकल आए तब आप इन बातों को ध्यान में रखें। क्योंकि ऐसा हो सकता है इधर हम तो वोटर लिस्ट तैयार कर ली और उधर आपने कोई नई निर्योग्यता डाल दी तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारी सारी वोटर लिस्ट खराब हो जाएगी, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। एक भाई पूछ रहे गुरुजी उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव वापस ले लिया। विराट भाई पूछ रहे हैं वापस लिया हुआ प्रस्ताव दोबारा रख सकते हैं क्या? वापस तो उपाध्यक्ष महोदय ने लिया, उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव लिया तो उसकी जगह पर संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में पंडित नेहरू ने प्रस्ताव रखा। अब आपका जो सवाल है कि प्रस्ताव वापस ले लिया गया, प्रस्ताव वापस लेना अलग चीज होता है और प्रस्ताव गिर जाना अलग चीज होता है। अगर प्रस्ताव गिर जाता तो वापस नहीं रखा जाता, क्योंकि एक काम कोई पहले हो चुका होता है तो वो काम वापस नहीं हो सकता है, ये नियम होता है। हाँ, आज कोई महिला नहीं है क्या सभा में? नहीं, महिलाएं संविधान सभा में है, आज भी है। बोली कि नहीं बोली वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, आगे आने वाला समय बताएगा। अभी तो आधी चर्चा भी नहीं हुई है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर वो क्या कह रहे हैं, ऐसी बात पंडित नेहरू जी कह रहे हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं जहां तक सरकार का संबंध है, सरकार ने कुछ समय पूर्व प्रांतीय सरकारों को मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के लिए कहा था। सच बात तो यह है कि चाहे यह प्रस्ताव स्वीकार ना हो तो भी सरकार इन सूचियों को तैयार करने के काम को ले सकती है। पर एक ये कठिनाई हो जाएगी कि बाद में कदाचित संविधान सभा के निर्योग्यता तथा अन्य बातों में परिवर्तन कर देने पर सारे मतदाताओं की सूचियां जो तैयार हुई या तैयार की जा रही है वो बेकार हो जाएगी, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने उद्बोधन के अंतर्गत कह रहे हैं।
पंडित नेहरू जी के उद्बोधन के बाद में पंडित नेहरू जी कह रहे हैं अब मैंने जितनी बात कहनी थी वो कह दी है और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। इसके बाद में अलकू राय शास्त्री जी आते हैं। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान क्या मैं आपसे यह प्रार्थना कर सकता हूं कि आप मुझे प्रस्तावक महोदय से एक बात स्पष्ट करने के लिए निवेदन करने की आज्ञा देंगे। नागरिकता संबंधी खंड अभी तक रुका पड़ा है। जब तक हम इस खंड पर निर्णय न करें तब तक भारत का नागरिक कौन है इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तब पंडित नेहरू जी वापस जवाब दे रहे हैं, मतदाताओं की सूचियां तैयार की जा रही है और तैयार हो भी रही है। नागरिकता के खंड पर संविधान सभा का भविष्य में चाहे जो कुछ भी निर्णय हो। अरे पंडित नेहरू जी अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, उसकी और हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं पंडित नेहरू जी, कह रहे हैं कि नागरिकता के संदर्भ में संविधान सभा चाहे जो भी निर्णय करे इससे इस प्रस्ताव का कोई संबंध नहीं है। अलगू राय शास्त्री जी कह रहे हैं कि संबंध है, क्योंकि इसमें लिखा कि जो नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। तो नेहरू जी इसका जवाब दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। नागरिकता संबंधी खंड का प्रभाव देश के अधिकांश व्यक्तियों पर नहीं पड़ेगा। नागरिकता संबंधी प्रावधान या खंड का देश के अधिकांश व्यक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका प्रभाव केवल दो प्रकार के व्यक्तियों पर पड़ेगा, एक शरणार्थी और एक ऐसे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं। बस इतना ही तो फर्क पड़ेगा। बाकी अधिकांश काम तो देश के वो नागरिकों के संदर्भ में होगा, देश के उन लोगों के संदर्भ में होगा जो पहले से भारत में रह रहे हैं। समस्या तो खाली शरणार्थियों को लेकर आएगी, समस्या तो खाली जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीय उनको लेकर आएगी, ऐसा नेहरू जी कह रहे हैं। वो ये कहते हैं एक तो समस्या यह आएगी उन लोगों पर जो शरणार्थी जिन्हें कहा जाता है, दूसरा वे भारतीय जो भारत के बाहर रहते हैं जिनको मैं अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। वास्तव में इन्हीं लोगों पर इस खंड का प्रभाव पड़ता है। जहां तक शरणार्थियों का संदर्भ है, जो कुछ मैंने अभी कहा था वे उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात हम किसी भी व्यक्ति को जो अपने आप को भारत का नागरिक कहता है, भारत का नागरिक स्वीकार करते हैं, परंतु भारत से बाहर रहने वाले लोगों के संदर्भ में थोड़ी सी कठिनाई है, क्योंकि इस विषय पर सभा बाद में निर्णय करेगी। अतः उस समय इनके लिए प्रबंध करना कोई कठिन कार्य नहीं है। संविधान सभा के निर्णय को जान लेने के पश्चात उनका प्रश्न उपस्थित होगा। इसके कारण कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती है। जब तक आप निर्णय इस बात पर नहीं करते तब तक के लिए थोड़ा सा कार्य रुक जाएगा, ऐसा वो पंडित नेहरू जी कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, मैं ये सुझाव रखता हूं कि जो माननीय सदस्य किसी बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं वो एक एक करके अपनी बात को रख सकते हैं। इसी बीच में महावीर त्यागी जी बोल रहे हैं, संशोधनों के बारे में क्या विचार है? स्पष्टीकरण तो ठीक है लेकिन संशोधन भी तो रखे जा रहे हैं। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं ये बाद में प्रस्तुत किए जाएंगे, पहले स्पष्टीकरण लेते हैं। तो सरदार भूपेंद्र सिंह जी मान जो कि पूर्वी पंजाब के हैं, सिख है, वो अपनी बात को रख रहे हैं, स्पष्टीकरण चाहते हैं। एक बात स्पष्ट करानी है मुझे, यदि निवास करने के संदर्भ में साधारणतः 180 दिन रखे गए हैं, परंतु शरणार्थियों के लिए यह बात लागू नहीं होगी। उनको तो निर्वाचन क्षेत्र में केवल स्थायी रूप से निवास करने के अपने इरादे का लिखित घोषणा पत्र दाखिल करना होगा। इस संदर्भ में मैं ये स्पष्ट कराना चाहता हूं कि अपने इरादे का लिखित घोषणा पत्र किसके यहां दायर करना होगा। आपने कहा ना कि भाई मैं यहाँ 180 दिन से रह रहा हूं, तो इसके लिए आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा, आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो मान साहब कह रहे हैं शपथ पत्र देना किसको है ये तो बताओ। इसी बीच में एचवी कामत साहब बोलते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय। इसी बीच में महावीर त्यागी जी आ जाते हैं। एक औचित्य संबंधी बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस समय जिस प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं वो विलक्षण प्रणाली है। एक एक सदस्य पूछेगा स्पष्टीकरण के बारे में और प्रस्तावक महोदय एक एक सदस्य का स्पष्टीकरण देगा और बार बार भाषण देगा। इससे तो जो प्रस्तावक वो तंग आ जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रत्येक आपत्ति पर प्रस्तावक महोदय से उत्तर प्राप्त करने से यह आशय निकलता है कि प्रस्तावक महोदय को बहुत से भाषण देने पड़ेंगे और वे प्रश्नों का स्पष्टीकरण करते रहेंगे। मैं सुझाव रखता हूं जैसे सभी पहले वाद विवाद होता था उसी प्रकार का वाद विवाद यहां होना चाहिए। एक एक सदस्य स्पष्टीकरण मांगेगा तो प्रस्तावक महोदय किस किस का स्पष्टीकरण देगा। इसके बाद में एचवी कामत साहब वही निर्योग्यता के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं कि भाई आप कैसे तय करोगे। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि आपने स्पष्टीकरण चाहा था, मेरे ख्याल से उस संबंध में सारी बातें समाप्त हो गई है, आपका काम खत्म हो गया। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं यदि सभा गत मई और अक्टूबर के अधिवेशन करके पहले अगर योजना बनाई होती तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं
ये केवल समय व्यर्थ खोना है। आप स्पष्टीकरण चाहते थे और आपने अपनी बात रख दी है, अब आप बैठ जाइए। एचवी कामत साहब कह रहे हैं, श्रीमान मैंने अपनी बातें रख दी है इसलिए मैं बैठ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अलगुराज शास्त्री जी को कि आप अपनी बारी आने तक वेट कीजिएगा, मैंने अभी चौधरी जी का नाम पुकार दिया, चौधरी जी को बोलने दीजिए। रोहिणी कुमार चौधरी जी वही बात कहेंगे कि भाई आप एक अयोग्यता लेके आ रहे हो कि जिसकी बुद्धि विक्षिप्त है उन्हें वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं रखा जाएगा। इस संदर्भ में आप स्पष्टीकरण दीजिए। ये रोहिणी कुमार चौधरी जी का प्रश्न है कि किस तरह से आप तय करोगे। इसके बाद में अलगुराज शास्त्री जी कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष महोदय मैं ये निवेदन कर रहा था कि इस प्रस्ताव में जो अभी पंडित नेहरू ने पेश किया है इस बात के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनाए जाएंगे। जब तक निर्वाचन क्षेत्र का निर्णय ना हो और उसके संदर्भ में कोई व्यवस्था ना कर दी जाए तब तक मतदाता सूचियां कैसे तैयार होगी, क्योंकि जो मतदाताओं की सूची बनाते हैं उसमें उनके नाम किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में अंकित होते हैं। जब तक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था नहीं होती है तब तक ये सूचियां कैसे तैयार होगी, ऐसा अलगुराज शास्त्री जी अपने प्रश्न के अंतर्गत रख रहे हैं बात को। इसके बाद में आते देशबंधु गुप्ता जी, कहां के हैं देशबंधु गुप्ता जी, कहां से हैं देशबंधु गुप्ता जी, कहां के हैं? दिल्ली, चेतन भाई ने बोला, क्या बात है। आशीष भाई दिल्ली, चंद्रवीर जी दिल्ली, राहुल भाई दिल्ली, प्राची दिल्ली, अंशु जी दिल्ली, विराट भाई दिल्ली, रक्षा मौर्य दिल्ली, वीरेंद्र जी दिल्ली, बेबी दिल्ली, दुर्गा दिल्ली, अंशु दिल्ली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये मालूम पड़ रहा है बहुत आपको संविधान सभा के सदस्यों के नाम तो याद हो ही गए, प्लस वो कहां से थे ये भी आपको याद हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। अगर संविधान सभा के 100 सदस्यों के नाम जिस दिन आपको याद हो जाएंगे उस दिन मान लेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम पर आप लोग अपनी मोहर लगा देंगे। ये बात है। तो यूट्यूब वाले ने धड़ाधड़ जवाब देना शुरू कर दिया, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। क्या बात है राम जी, राम मेघवाल जी, लकी परवीन जी, वाह। स्पोर्ट्स भाई सबने दिल्ली लिखा। इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है? नहीं, इनके नाम से कॉलेज है। सुना पर थोड़ा ध्यान से नहीं सुना राहुल भाई, आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं इसलिए आपको यूनिवर्सिटी ही याद रहती है। इनके नाम से कॉलेज है। फीडबैक का लिंक 5 मिनट बाद में शेयर करेंगे, चिंता मत करिए। देशबंधु गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय मैं औचित्य के जिस प्रश्न को उठाना चाहता हूं वह यह है कि प्रस्ताव का दूसरा भाग इस प्रकार के है कि मतदाता की सूचियां नए संविधान के प्रावधानों के आधार पर जो स्वीकार किए जा चुके तैयार की जाए, परंतु आर्टिकल 149 जो कि वयस्क मताधिकार इत्यादि से संबंध रखता है और अन्य सभी प्रावधान अभी इस सभा द्वारा निश्चित नहीं किए गए। अतः मैं निवेदन करता हूं जब तक आर्टिकल 149 स्वीकार नहीं किया जाए तब तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाए। इसके बाद में महावीर त्यागी जी आ रहे हैं, श्रीमान क्या मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं? अब देखिए उपाध्यक्ष महोदय को गुस्सा आएगा। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं क्या मैं अपना संशोधन पेश कर सकता हूं? तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? अगले पेज पे जाते हैं। मेरा यह आदेश है कि सबसे पहले माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न उठाए गए उनका उत्तर पंडित नेहरू देंगे और उसके बाद हम ये निर्णय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इसके बाद पंडित नेहरू जवाब देते हैं, श्रीमान बार बार आने और बार बार बोलने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, परंतु ये इच्छा मेरी अवश्य है कि इस संबंध में जो कुछ भी भ्रम हो उसका निवारण किया जाए। वास्तव में इस प्रस्ताव को पेश करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये किसी रूप में सरकारी प्रस्ताव नहीं है। मैंने समझा कि सरकार के बारे में कुछ भ्रम पैदा हो रहा है और आपने भी ये चाहा था कि कोई व्यक्ति इस प्रस्ताव को पेश कर दे। यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं ये कहूंगा कि 2 या 3 प्रश्न जो यहां उठाए गए वे किसी भ्रम के कारण ही है, क्योंकि मैं स्वयं इन प्रश्नों के महत्व को नहीं समझ सका। उदाहरण के रूप में श्री कामत द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था कि केवल 2 ही निर्योग्यताओं का जिक्र क्यों किया गया, अन्य निर्योग्यता का क्यों जिक्र किया गया। मेरा यह आशय है कि यह एक सत्य है कि संविधान इसी पर आश्रित है, यदि इनको छोड़ दिया जाता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसा पंडित नेहरू जी कह रहे। फिर वो कह रहे हैं कि रोहिणी कुमार चौधरी जी ने एक और प्रश्न उठाया और ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसको कुछ महत्व देते हैं। वो प्रश्न मानसिक रूप से जो बीमार है उनके संदर्भ में। इसी बीच एचवी कामत साहब आ जाते हैं। एचवी कामत साहब जैसे ही आएंगे और वो कुछ पूछेंगे तो इस बार पंडित नेहरू जी को गुस्सा आएगा। देखना क्या होता है। एचवी कामत साहब, एक स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न है, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि, जैसे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी क्या करें, इस प्रकार से तो कार्य करना कठिन हो जाएगा, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। तो माननीय सदस्य, कोई सदस्य वो कह रहे शांति शांति शांति।
तो पंडित नेहरू जी क्या कह रहे हैं, क्या मैं सभा में भाषण दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? तो उपाध्यक्ष महोदय कामत को आदेश देते हुए, आप सदैव स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न क्या करते हैं? तो फिर पंडित नेहरू जी क्या कह रहे हैं, क्या मैं ये निवेदन कर सकता हूं कि स्पष्टीकरण के प्रश्नों की भी एक सीमा होनी चाहिए? कोई माननीय सदस्य 10 मिनट में कितने स्पष्टीकरण मांग सकता है? अब क्या होगा? अब कामत साहब को भी गुस्सा आएगा। इधर पंडित नेहरू जी कह रहे हैं, एक ही सदस्य 10 मिनट में कितने स्पष्टीकरण मांगेगा यार? तो कामत साहब क्या कह रहे हैं अगले पेज पर, ये अध्यक्ष के निर्णय करने का विषय है नेहरू जी, आपको नहीं करना है। ये अध्यक्ष जी को निर्णय करना है कि किसको कितनी परमिशन दे। तो पंडित नेहरू जी क्या कह रहे हैं, मैं अध्यक्ष से निवेदन कर रहा हूं, व्याख्या और स्पष्टीकरण के बहाने से सभा का बहुत समय ले लिया जाता है। मैं समझता हूं ये वास्तव में सभा के समय का दुरुपयोग करना है। एचवी कामत साहब वापस बोल रहे हैं, ये पंडित नेहरू के विचार हो सकते हैं, परंतु अध्यक्ष साहब ये निर्णय आपको करना है। एचवी कामत साहब और नेहरू जी के बीच में थोड़ा सा सर्दी जो है उसको थोड़ी सी गर्मी लाने का प्रयास हो रहा है। इसके बाद में पंडित नेहरू जी वापस बोल रहे हैं, श्रीमान मैं निवेदन करता हूं कि श्री चौधरी के प्रश्न के संदर्भ में मनोविक्षेप के बारे में सभा ने जो निर्योग्यता स्वीकार कर ली है वे वास्तव में मानी जाएगी, और जिनमें यह आ जाता है वो कहना चाह रहे हैं कि आप चिंता ना करें, जो मानसिक रूप से दिवालिया जो होने वाली जो हमने डिस्क्वालिफिकेशन रखी गई है उसी को हम रखेंगे और इसके बाद में हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे। मनोहर भाई क्या कह रहे हैं, सर ये तो मूवी का सीन लग रहा है, तो हम मूवी की तरह ही तो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान सभा के सारे सदस्यों ने क्या किस प्रस्ताव पर कहा वो आपके सामने रखे जाए ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाए। इसके बाद में जैसे वो शरणार्थी वाली समस्या पर बोल रहे होते हैं तो संविधान सभा में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, ये देखिए लिखे हुआ बाधाएं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं हम और अधिक बाधाएं नहीं करने देंगे। तो पंडित नेहरू जी कह रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय है जिससे संभव है कि कुछ भ्रम पैदा हो जाए। खंड 4 में यह कहा गया कि समुचित विधानमंडल के कानून के अधीन कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से, तो वो कह रहे हैं कि समुचित विधानमंडल के कानून के अधीन शब्द शंका तथा गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। सभा की ओर से श्रीमान आपकी अनुमति के अधीन मैं समुचित विधानमंडल के अधीन शब्दों को हटाकर इस प्रकार कहना चाहता हूं। वो पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं इस प्रकार के शब्दों को हटा भी सकता हूं। ऐसा पंडित नेहरू जी अपने उद्बोधन के अंतर्गत कह रहे हैं। इसके बाद में जब नेहरू जी का उद्बोधन चल ही रहा होता है तो महावीर त्यागी जी आ जाते हैं। महावीर त्यागी जी, वही महावीर त्यागी जी जिन्होंने क्या कहा था, सर संशोधन कब पेश करना है? तो वो क्या कहते हैं, अरे रुको यार, पहले रुको जरा, वाद विवाद तो होने दो, इसके बाद में आप अपना संशोधन रख लेना। तो महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं, श्रीमान क्या मैं अपना संशोधन पेश कर सकता हूं? वापस वही प्रश्न। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, आप इतने उतावले क्यों हैं? क्या आपको अध्यक्ष में विश्वास नहीं है? तो महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं, जिस कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है उसमें मुझे विश्वास नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं एक बार जबकि आदेश दिया जा चुका है तो आपको उस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये ऐसा कहकर चुप हो जाते हैं। यानी महावीर त्यागी जी और उपाध्यक्ष महोदय के बीच में भी थोड़ा सा संशोधन पेश करने के संदर्भ में थोड़ी सी तीखी नोकझोंक दिखाई दे रही है। ऐसा चलता रहता है संविधान सभा में, इस प्रकार की बातें होती रहती है। हाँ, अब तो जुकाम भयंकर हो गया है। एच.जे. खांडेकर साहब क्या कह रहे हैं, मध्य प्रांत के हैं, श्रीमान आपसे प्रश्न करने का इस सभा को अधिकार है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं जिन नियमों को उद्गत करने के आप बड़े उत्सुक हैं वे नियम ही आपको बता देंगे कि आप गलती पर है। मैं जानता हूं पंडित नेहरू को बाहर जाना है और जो संशोधन मुझे प्राप्त हुए हैं उनको एक एक करके पेश करने दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि मसौदा समिति के सभापति जो यहाँ उपस्थित है उन संशोधनों का उत्तर दे देंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि पंडित नेहरू जी अभी यहाँ से चले जाएंगे, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखा है कुछ के तो जवाब दे दिए और कुछ संशोधन जो आएंगे उनका जवाब मसौदा समिति के अध्यक्ष यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में रोहिणी कुमार चौधरी जी आते हैं। वो कह रहे हैं श्रीमान मैं कुछ और अधिक स्पष्टीकरण चाहता हूं। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं पहले माइक्रोफोन पे आओ। तो रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं श्रीमान मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। तो डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं यदि माननीय सदस्य जोर जोर से नहीं बोलेंगे
तो मुझे समझ में आएगा। तो इसके बाद वो धीरे बोलते हैं और वो अपना एक संशोधन लेकर आ रहे हैं उस प्रस्ताव के संदर्भ में। रोहिणी कुमार चौधरी जी ने अपना संशोधन रखा। इसके बाद में के हनुमंतैया जी ने भी अपना संशोधन रखा। फीडबैक लिंक इनको शेयर कीजिए भाई। नहीं नरपत भाई, आप जो कह रहे हो कि मैं सोचूं कि अंबेडकर साहब कहाँ गए, तो अंबेडकर साहब संविधान के विभिन्न अनुच्छेद जो रखे जा रहे हैं उसके लिए उत्तरदायी है। ये जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव अनुच्छेदों में किसी प्रकार का बदलाव लाने के संदर्भ में नहीं है, लेकिन चूंकि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें और भी दूसरे काम रहते थे, इसलिए वो प्रस्ताव रख दिया, कुछ जवाब देने थे वो जवाब दे दिए, फिर चले गए। तब फिर डॉक्टर अंबेडकर उनकी ओर से जवाब देना चाहेंगे। ठीक है, ये लिंक आ गया भाई, देख लीजिएगा। के हनुमंतैया जी एक प्रश्न उठाएंगे कि वो कह रहे हैं कि साहब आपने कहा कि 1 जनवरी 1949 तक अपने नाम जुड़वाना चाहे वो जुड़वा सकते हैं। वो कह रहे चुनाव आप 1950 में करवाएंगे और वोटर लिस्ट में आप नाम जो है 1 जनवरी 1949 तक का लिखवाना चाह रहे हैं, तो एक साल में तो बहुत सारे लोग और भी एलिजिबल हो जाएंगे वोटर लिस्ट में नाम रखवाने के लिए, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा के हनुमंतैया साहब प्रश्न पूछते हुए दिखाई देंगे। फिर महावीर त्यागी जी का संशोधन भी आने दीजिए, वो भी संशोधन रख रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई दिस असेंबली, ये हिंदी रूपांतरण में जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हैं, वो उसको निकालना चाहते हैं। ये निश्चित किया जाता है कि तत्संबंधी अधिकारियों को मतदाताओं की सूचियां तैयार करने और समस्त आवश्यक प्रबंध करने के लिए आदेश दे दिए जाए, जिससे कि नए संविधान के अंतर्गत विधान मंडलों का चुनाव 1950 में शीघ्रता से शीघ्र किया जाए। इस प्रकार की बात वो जुड़वाना चाह रहे हैं। फिर पंडित बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं कि इस सभा में जो लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया था उसके बारे में भी महावीर त्यागी जी बोले, ऐसा वो कुछ कह रहे हैं। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं वह केवल लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव था और उसका कोई वैधानिक महत्व नहीं है, महत्व इस पुस्तक का है और किसी वस्तु का नहीं है। ऐसा इस प्रकार से बात को रख रहे हैं महावीर त्यागी जी। और इसके बाद में अब चर्चा खत्म होने वाली है। चर्चा इसलिए खत्म होने वाली है क्योंकि बहुत सारी चर्चा इस प्रस्ताव पर रख दी गई है और अब वोटिंग करवाई जाएगी। चर्चा खत्म होने के बाद में संविधान सभा किस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी नहीं करेगी इसके बारे में वोटिंग करवाई जाएगी और मैं आपके सामने वो सारी बात रखने जा रहा हूं। एक सेकेंड, ये कुछ शाब्दिक संशोधन जो है प्रस्ताव के संदर्भ में, संविधान के संदर्भ में नहीं है। इसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब क्या बोल रहे हैं। मैंने माननीय सदस्य की बातें सुन ली है और अन्य लोगों की भी बातें मैं सुन चुका हूं। मैं उन सब के तर्कों को समझ गया हूं और मैं समझता हूं कि जहां तक मेरा संबंध है इन तर्कों को दोहराना अनावश्यक है और मैं इनको समझ चुका हूं। तो अब इसके ऊपर वाद विवाद खत्म कर दें क्या? तब सेठ गोविंददास जी कह रहे उप सभापति जी मैं वकील नहीं हूं और मैं बाल की खाल भी नहीं निकालता हूं। जो प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया गया, इस प्रस्ताव के उद्देश्य क्या है और इसके पीछे कौन सी भावना है, इसके संदर्भ में मैं यहां कुछ कहना चाहता हूं। इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं। कौन? सेठ गोविंद दास जी। तो ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। क्यों हो रहा भाई? मोहम्मद इस्माइल साहिब जो कि मद्रास के हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये सत्य है कि निर्वाचन की तैयारी करने और उनके होने में बहुत देर हो रही है। इस देर पर हम चाहे जितना खेद प्रकट करें, परंतु मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव उस देर की किसी रूप में समुचित क्षतिपूर्ति करेगा। इस प्रस्ताव को देखते हुए मुझे अनेकों कठिनाइयां दिखाई दी जाती है। इस प्रस्ताव के शब्दों में जैसी स्थिति है उससे मुझे ये विदित होता है कि इस देर में कमी नहीं की जा सकती है। ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं। एक्चुअली में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया और 2-2.5 साल बीत रहे थे, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं करवाए जा रहे थे। पूरा का पूरा 48 चला गया, पूरा का पूरा 47 के 5 महीने चले गए और 49 का जनवरी चल रहा था। तो चुनाव करने की बड़ी चिंता हो रही थी और संविधान अभी बनकर पूरा तैयार नहीं हो रहा था। इस वजह से संकट बहुत बड़ा आता जा रहा था। इसलिए ये सब चर्चा की जा रही है कि भाई जल्दी से इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आप क्या करिए, आप वोटिंग लिस्ट तैयार करवाकर निर्वाचन करवा दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं।
इसके बाद में सत्यनारायण जी सिन्हा ने कहा कि अब चर्चा बंद करो, चर्चा खूब हो गई है, अब एक एक करके प्रस्ताव पर चर्चा, एक एक करके प्रस्ताव पर वोटिंग करवा ली जाए। सत्यनारायण जी सिन्हा का नाम आपने कब सुना पहले, बताओ भाई, यूट्यूब और जूम वाले, सत्यनारायण जी सिन्हा का नाम कब सुना आपने इससे पहले? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव जिस शख्सियत ने रखा, उन्हीं का नाम है सत्यनारायण जी सिन्हा। उन्हीं के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन हुआ। एक मेरी बहन संजू कह रही है प्रारूप समिति, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये सत्यनारायण जी सिन्हा है भाई, ये भी बात मालूम होनी चाहिए। चेतन शर्मा जी कह रहे वो तो सर राव थे। कौन से राव थे भाई? सर BN राव। BN राव ने तो प्रारूप बनाया था, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप जो तैयार किया गया उस पर सत्यनारायण राव ने तो लोहट से इलेक्शन लड़ा मेरे भाई, हमारे जोधपुर से, RLP से। सत्यनारायण राव वो है क्या यार, यूं क्या कर रहे हो? कंफ्यूज हो गए चेतन भाई? हाँ, भरतपुर के लोग हैं भाई, जहां से हमारे भजन लाल जी आते हैं। हाँ रांझा भाई, सुना तो था, पर नाम बताओ ना, कहां सुना? प्रारूप समिति में। यस, प्रारूप समिति के संदर्भ में। चलिए, वोटिंग हो रही है, वोटिंग करवा दी, प्रस्ताव स्वीकार हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सुझाव रखता हूं कि उत्तर देने के पूर्व आप इस प्रस्ताव को जिस रूप में मान लिया गया उस रूप में पढ़े। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, जी हाँ, जिन परिवर्तनों को मैं स्वीकार कर रहूंगा उनको मैं संकेत कर दूंगा। इसके बाद में एक एक करके वोटिंग करवाई जा रही है। कुछ बातें स्वीकार होगी, कुछ बातें अस्वीकार होगी, ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर अब सबका जवाब दे रहे हैं, जरा देखिएगा। मैं आवश्यक परिवर्तन कर सकता हूं, जैसा मैंने कहा था, मैं अन्य संशोधनों को लूंगा, उसके अनुसार मैं मेरे मित्र श्री त्यागी के संशोधन को लेता हूं। यदि मैं उनको ठीक ठीक समझ जाऊं तो इस संशोधन को सामान्य रूप में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वे ये चाहते हैं कि उसके विस्तार को हटा दिया जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्थिति श्री त्यागी ने ग्रहण की है उससे यह संकेत मिलता है कि उनके मन में इस प्रस्ताव के लक्ष्य या उद्देश्य के बारे में कोई गड़बड़ी है। इस प्रस्ताव का लक्ष्य तो केवल यही है कि ऐसी घोषणा कर दी जाए कि इस संविधान सभा का ये विचार है कि जहां तक हो सके निर्वाचन सन 1950 में कर दिए जाए। परंतु इस प्रस्ताव का उद्देश्य ये है कि समस्त निर्वाचनों की आधारभूत मतदाताओं की सूची को तैयार करने वाले प्राधिकारियों को कुछ निश्चित आदेश दिए जाए। मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के कार्य से संबंधित प्राधिकारियों को आदेश दिए बिना केवल ये घोषणा करना कि निर्वाचन 1950 में होंगे निसार अथवा निरर्थक होगा, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने उद्बोधन के अंतर्गत कह रहे हैं। तो ये सब बातें रखी आपके सामने प्रस्ताव के संदर्भ में। डायरेक्टली कह रहा हूं कि ये बात संविधान से किसी अनुच्छेद से डायरेक्टली संबंधित नहीं है, लेकिन संविधान सभा में जब चर्चा की गई तो हमको ये बताना चाहिए। कई सारे प्रस्ताव अस्वीकार हो रहे हैं, ये भी मैंने आपके सामने रखे। तो ये सब बातें प्रस्ताव के संदर्भ में थी। वोटिंग हो गई है, कई सारे संशोधन अस्वीकार, और इसके बाद में ये जो संशोधन आखिर में जो स्वीकार किया गया, जिस रूप में स्वीकार किया, वो आपके सामने आ गया, और इस प्रकार ये प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। अब आएगा आर्टिकल 149, जो कि आज के संविधान सभा की जो 8 जनवरी वाली जो बैठक है उसका अंतिम कार्य के रूप में आ रहा है, अनुच्छेद 149। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अब हम अनुच्छेद 149 पर आते हैं। मैं समझता हूं कि इस अनुच्छेद पर काफी वाद विवाद हो चुका है, अब डॉक्टर अंबेडकर उत्तर देंगे, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं मेरे सभी जूम के साथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा एक बार फिर से कि आप अपने नाम और अपने संस्थान का नाम लिखकर फीडबैक भरें। अब तो खैर बात बहुत हो चुकी है, कई बार मुझसे मित्र लोग पूछते हैं सर संस्थान का नाम क्या लिखे। अरे भाई, संस्थान जिसमें आप पढ़ते हैं, तो कह रहे तो हम तो पढ़ते नहीं, हम तो खुद टीचर है, प्रोफेसर है, तो क्या होगा, किसी संस्थान में तो प्रोफेसर है, उस संस्थान का नाम लिखना है। कोई कह रहे ना तो हम प्रोफेसर है ना हम पढ़ रहे, तो हम क्या करें, तो जिस संस्थान में अंतिम रूम से पढ़े हैं वहां लिख दीजिए, हमको कोई इश्यू नहीं है।
कोई इशू नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम सही लिखा हुआ होना चाहिए और आपके संस्थान का नाम सही लिखा होना चाहिए, इस बात को थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट आपको शाम तक दे दिए जाएंगे, वही किया ना तो बस बहुत अच्छी बात है। तो जूम के साथी स्पेशली इसका ध्यान रखें। अब डॉक्टर अंबेडकर जवाब दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 149 के वाद विवाद के उत्तर में मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले मैं अपने संशोधन के संदर्भ में जिसकी संख्या 2255 थी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। इस संशोधन को वापस करने की मैं सभा से अनुमति चाहता हूं और उसके स्थान में सूची नंबर 2 में मिस्टर नजरुद्दीन जी के संशोधन संख्या 48 द्वारा संशोधित संशोधन संख्या 2249 को मैं स्वीकार करता हूं। टीटी कृष्णमाचारी के संशोधन 62 और 66 को, श्री भार्गव के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में संशोधन संख्या 2252 को और सिब्बल लाल सक्सेना के संशोधन संख्या 67 द्वारा परिवर्तित रूप में संशोधन संख्या 2263 को भी मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। तो ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। ये अनुच्छेद कौन सा वाला अनुच्छेद है जो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने वाला और जो वोटर लिस्ट के संदर्भ में किस तरह से होंगे इसके बारे में ये संशोधन है। सर सर्टिफिकेट में हमारी पोस्ट भी लिख दो तब सही रहेगा। सर्टिफिकेट तो बन चुके हैं संदीप भाई, जो बनना था वो बन गए। पोस्ट किसकी है? जैसे स्टूडेंट है उसकी क्या लिखेंगे? तो कुछ एक की तो पोस्ट लिख देंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप स्कूल में टीचर है, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स भी है, टीचर्स भी है। कुछ लोग ना स्टूडेंट्स हैं ना टीचर्स हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या लिखते हैं? भावी RAS, भावी सब इंस्पेक्टर, भावी IAS, एस्पिरेंट। यस आशीष भाई कह रहे हैं जैसे, हाँ तो उनका क्या करेंगे? इसलिए पोस्ट वोस्ट नहीं, नाम और संस्था लिख दी है हमने, राइट। तो खैर इस तरह से बात चल रही है और बात एकदम अंतिम दौर में आ गई है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब का उद्बोधन और इसके बाद में इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है और वोटिंग में जो स्वीकार हुआ, कुछ अस्वीकार हुए, ये सारी बातें आपके सामने रख दी गई है। ठीक है, ये लीजिए साहब, आर्टिकल 149 भी पारित हो रहा है और ये पारित हो गया। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय अपनी एक बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे एक घोषणा करनी है, मुझे राष्ट्रपति से ये पक्की सूचना, मुझे राष्ट्रपति मतलब यहां प्रधान का मतलब अध्यक्ष है संविधान सभा के, मुझे अध्यक्ष से ये पक्की सूचना तथा आदेश मिले हैं कि वे विधान का अगला अधिवेशन 16 मई से स्टार्ट करेंगे। कार्यप्रणाली नियम के 19वें नियम के अनुसार राष्ट्रपति को तिथि नियत करने का अधिकार है, परंतु 3 दिनों से अधिक समय के लिए वे सभा का स्थगन नहीं कर सकते। अतः नियमानुसार इसकी घोषणा करने के लिए मैं सभा की अनुमति मांगता हूं, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब संविधान सभा को स्थगित करने का पावर जो है अध्यक्ष के पास वो केवल 3 दिन का है और मैं सभा को लंबे समय तक के लिए स्थगित करना चाहता हूं। मुझे संविधान सभा के अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि अगला अधिवेशन 16 मई से शुरू होगा। तो 16 मई आज है 8 जनवरी, तो 16 मई को आने में तो लगभग 5 महीने लगेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं संविधान सभा से इस बात की आज्ञा चाहता हूं कि क्या वो मुझे इस बात का अधिकार देती है कि मैं 3 दिन से अधिक अवधि के लिए संविधान सभा को स्थगित कर दूं। तो लक्ष्मीकांत मैत्र एक प्रश्न पूछ रहे हैं, वे पहले से ही तिथि नियत करना क्यों चाहते हैं? तो लक्ष्मीकांत मैत्र उपाध्यक्ष महोदय से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग पहले से 16 मई की डेट फिक्स क्यों करना चाहते हैं? आप कह दो ना कि भाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती, आप 16 मई की डेट ही तय क्यों करना चाहते हैं? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं खेद है कि मैं आपको इसका कोई कारण नहीं बता सकता। इसके बाद में के संतानम साहब कह रहे हैं सभा के समक्ष प्रस्ताव रखने और उसके स्वीकार करने से यह तिथि नियत की जा सकती है। इसके बाद में सत्यनारायण जी सिन्हा सुन लेना भाई, सत्यनारायण जी राव नहीं है, सत्यनारायण जी सिन्हा क्या कह रहे हैं? श्रीमान मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि सभा 16 मई तक के लिए स्थगित रहे। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय इसके बाद में घोषणा करते हैं सोमवार तारीख 16 मई तक सभा स्थगित की जाती है। तत्पश्चात सोमवार तारीख 16 मई 1949 तक के लिए सभा स्थगित हो गई और इसके साथ ही संविधान सभा का 7वां सत्र जो चल रहा था वो समाप्त हो गया। 2 महीने से अधिक की अवधि
और 36 दिन संविधान सभा की बैठक। कमाल कर दिया भाई आपने, यूट्यूब वालों ने और जूम वालों ने। आपने जो सहयोग दिया है, आपके इस सहयोग की वजह से संविधान सभा का ये जो इतना बड़ा जो सत्र लग रहा था वो आपके सहयोग की वजह से पूरा हो गया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं कि ये सब इतना कैसे संभव हुआ, आपके सहयोग की वजह से ही संभव हुआ। कमाल तो आप लोगों ने किया है। अब मेरे YouTube के साथी बहुत ध्यान से सुने भाई, YouTube के साथी, संविधान सभा का 8वां सत्र 16 मई से शुरू होगा। 16 मई की डेट याद रखिएगा। 16 मई को हम वापस जुटेंगे और इसी तरह से जूम पर जुटना। आप यूट्यूब वाले साथी कई बार लगातार ये मुझसे कहते रहे कि सर हमारे को तो जूम का जोड़कर आप सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहे, तो आप जूम पर जुड़िए, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। पर अगला सत्र 8वां सत्र 16 मई से शुरू होगा और इसी प्रकार से जूम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओगे, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूं उस YouTube चैनल का, उत्कर्ष का, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में आ पाया। ये पूरा जो टेक्निकल असिस्टेंस है उन्हीं की वजह से हो पा रहा है। खासकर हमारी टेक्निकल टीम के 3 मेंबर, देवराज जी, बहुत बड़ा सहयोग रहा उनका। इसके अलावा किशन का बहुत बड़ा सहयोग रहा, विष्णु का बड़ा सहयोग रहा। इन तीनों ने मिलकर हमारे इस कार्य को इस अंजाम तक पहुंचाया। तो मैं आप लोगों की ओर से उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का धन्यवाद देता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। 16 मई को संविधान सभा के 8वें सत्र में फिर जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।